साधु के चाचा जी साल 1956 के आसपास ट्रक चलाने का काम करते थे। उनका नाम था शमशेर। शमशेर भी रातों को लंबा सफर करते हुए सामान पहुंचाने का काम किया करते थे। एक दिन की बात है जब वो महाराष्ट्र से दिल्ली जा रहे थे और उनके अलावा 2 ट्रकें और थी जो दिल्ली जा रही थी, यानी वो टोटल 6 लोग थे। अब शमशेर के साथ उनका साथी था देव। पीछे आने वाली ट्रकों में 2 ड्राइवर महेश और सौरभ थे और उन दोनों के साथ भी एक एक साथी थे जिनका नाम था प्रकाश और अतुल। तो ये 6 लोग रात के समय में ऐसे ही एक नाले के किनारे बैठे हुए थे। असल में रात काफी हो गई थी, सफर बहुत लंबा था, तो इन्होंने सोचा कि रात में इस जगह पर रुक जाते हैं और सुबह आगे का सफर तय करेंगे। तो सब लोग आग जलाकर बढ़िया बैठे हुए थे। खाना वगैरह पका रखा था उन लोगों ने। सबने फिर खाना खाया और आग के चारों तरफ ही वो लोग सो गए। रात के 11 बजे के करीब शमशेर को झाड़ियों के हिलने की आवाज आई तो वो उठे। वो नींद में थे तो आधी आंख खोलकर उन्होंने चारों तरफ देखा, पर सामने कुछ भी नजर नहीं आया। तो सोचा कि हवा से झाड़ियां हिल रही होंगी। वो फिर सो गए। 5 मिनट ही गुजरे थे कि तभी उनको एकदम से बड़ी गंदी बदबू आई। उन्होंने वापस से आधी आंख खोली। अब हुआ क्या कि जैसे हम नींद में आंखें खोलते हैं तो चीजें पहले थोड़ी सी ब्लर दिखती हैं, तो शमशेर को भी ना वैसा ही ब्लर सा कोई चीज दिखा। वो चीज थी एक चेहरा, बड़ा ही भयानक चेहरा जो उसकी आंखों के बिल्कुल पास था। यूं समझ लो कि दोनों की नाक आपस में टच हो रही थी। अब उस चेहरे के बारे में सुनिए। वो चेहरा था एक औरत का जो पूरा सफेद पड़ गया था। होंठ काले थे लेकिन उसके मुंह से खून बह रहा था, तो उसके मुंह से गले तक का पूरा हिस्सा लाल दिख रहा था और वो हंस के देख रही थी शमशेर को। उसके दांत टूटे फूटे और बिल्कुल सड़े हुए गंदे से थे। उसके मुंह से ही वो गंदी बदबू आ रही थी। अब आप सोचो, ऐसी कोई औरत अचानक नींद से उठने के बाद दिख जाए तो क्या होगा आपका। शमशेर का तो जैसे कलेजा बाहर आ गया। वो झट से बैठे और हाँफने लगे। उनकी नींद उड़ गई। पसीने से लथपथ वो अपने दिल की धड़कन को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगे। फिर अचानक वो इधर उधर देखने लगे क्योंकि वो औरत अब वहां पर नहीं थी। ये वहम था कि कुछ और, ये शमशेर को समझ नहीं आया। उन्होंने देखा तो बाकी सब लोग बड़े आराम से सो रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ पानी की आवाज, आग की लपटों की आवाज और उनकी गहरी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे तैसे खुद को संभाल कर वो वापस अपनी जगह पर लेटे और आसमान की तरफ देखकर खुद को कहने लगे, अरे शमशेर, ये बस भ्रम था, ऐसी कोई चीज दुनिया में नहीं होती। ऐसे ही फिर 20-25 मिनट के बाद उन्हें वापस से नींद आने लगी और वो सो गए। अब करीब 1 बजे की बात है। शमशेर को अपने पैर में कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कि कोई उनके पैरों को टच कर रहा हो। उन्होंने नींद में पैर झटक दिया और करवट लेकर सो गए। उन्होंने अपने पैर मोड़ रखे थे, लेकिन फिर उनको महसूस हुआ कि कोई उनके पैरों को सीधा कर रहा है। उन्होंने वापस से पैर मोड़ लिया, पर फिर से किसी ने पैर सीधा कर दिया। अब वो वापस उठकर बैठ गए, ये देखने के लिए कि ये किसकी हरकत है। पर देखा तो सब सो रहे थे और दूर दूर तक कोई भी नहीं था। शमशेर ने कहा, ये क्या हो रहा है आज? इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। ये मेरा वहम है या इन लोगों की कोई शरारत? कहीं ये लोग मुझे डराने की कोशिश तो नहीं कर रहे? ये कहकर उन्होंने सबके चेहरे देखे, लेकिन उन्हें देखकर साफ समझ आ रहा था कि सब कुंभकर्ण की तरह गहरी नींद में सोए हुए हैं। तो शमशेर को लगा कि शायद थकान के कारण उन्हें ऐसा लग रहा है। वो सोने ही वाले थे कि तभी उनकी नजर पड़ी उनके पैर के अंगूठे में। जब उन्होंने अपना पैर का अंगूठा देखा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि पैर के अंगूठे में खून की कुछ बूंदें दिखाई दी
लेकिन कैसे? वो खून अंगूठे में आया कैसे? क्योंकि उन्हें कोई चोट तो लगी नहीं थी। जहां वो सो रहे थे वो जगह भी साफ थी, यानी ऐसी कोई भी चीज नहीं थी जिसका रंग वगैरह अंगूठे में लग गया हो। उन्होंने खून की वो बूंदें साफ की, फिर 5-10 मिनट यूं ही बैठे रहे सोच विचार में। आखिर में जब कुछ भी समझ नहीं आया तो इस बात को इग्नोर कर दिया उन्होंने। वो वापस आंख बंद करके लेट गए। वापस से थोड़ी थोड़ी नींद आने लगी, लेकिन अभी भी कच्ची नींद थी, इसलिए अचानक उनको वापस से पैर में कुछ महसूस हुआ। लेकिन ये सेंसेशन क्या थी ये भी समझ नहीं आ रहा था। ये दर्द नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि पैर के अंगूठे में कुछ तो चुभ रहा है। उन्होंने लेटे हुए ही पैर के अंगूठे की तरफ देखा, पर कुछ दिखाई नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि उन्हें जगह बदल लेनी चाहिए, शायद उनकी जगह पर ही कुछ है जो चुभ रहा है। तो फिर वो देव के बगल में जाकर सो गए। अब 1-1.5 घंटे वो आराम से सोए, लेकिन फिर 3 बजे के करीब उनकी नींद खुली। अब ये स्पेसिफिक टाइम था जब हर रात उनकी नींद खुलती ही थी, चाहे वो जितनी भी नींद में क्यों ना हो। इस टाइम पर एक बार तो उनकी नींद खुलती ही थी। उस रात भी उनकी नींद खुली, और उस समय जो उन्होंने देखा वो देख उनका गला सूख गया। उन्होंने देखा कि उन्होंने नीचे कुछ भी नहीं पहना हुआ था। उनके कपड़े साइड में पड़े हुए थे और पैरों में लंबे लंबे नाखूनों के निशान बने हुए थे। उस 1.5 घंटे में क्या हुआ, कैसे हुआ, उन्हें कुछ पता क्यों नहीं चला। ये सारे सवाल उनके मन में आ रहे थे। वो बिल्कुल सुन्न पड़ गए थे। दिमाग एकदम काम करना बंद कर चुका था। वो अपने कपड़े लेने ही वाले थे कि इतने में ध्यान पैर के अंगूठे पर गया, जिसमें वापस से खून की बूंदें दिखी और साथ में दांतों के निशान भी। वैसे ही निशान दूसरे पैर के अंगूठे में भी बने हुए थे। पहले तो उन्होंने अपने कपड़े पहने और फिर एकदम से सुन्न होकर बैठ गए। सोचने लगे कि उनके साथ हुआ क्या, और ये बात अब किससे पूछे और कैसे पूछे, क्योंकि ऐसी बात अपने साथियों को बताने में उन्हें बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था। उन्होंने सोचा कि अगर वो ये बात उन्हें बताएंगे तो वो सब हंसेंगे और न जाने कैसी कैसी बातें करेंगे, लेकिन ये बातें वो अपने अंदर भी नहीं रख सकते थे, क्योंकि उन्हें बहुत डर लग रहा था। फिर उन्हें ख्याल आया कि कहीं उनके साथ ये सब करने वाली वही औरत तो नहीं जिसे उन्होंने पहले देखा था। ये ख्याल आते ही वो और कांप गए। उन्होंने तुरंत देव को उठाया। वो बोले, देव, देव, उठ उठ भाई, मेरी बात सुन देव। देव गहरी नींद में सोया हुआ था, लेकिन शमशेर की डरी हुई आवाज सुनकर वो उठ गया और बोला, क्या बात है, सब ठीक है ना? चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है तुम्हारा? शमशेर को समझ नहीं आ रहा था कि ये बात कैसे कहे। फिर उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि उन्होंने यहाँ पर एक भयानक औरत को देखा है। ये सुनकर ही देव हंस पड़ा और बोला, अच्छा तरीका है डराने का, लेकिन मैं इस झांसे में नहीं आऊंगा। सो जा भाई, सुबह फिर सफर करना है, क्यों मजाक कर रहे हो इतनी रात को? देव वापस से सोने वाला था, लेकिन डरे हुए शमशेर ने उसका हाथ पकड़कर धीमी सी और रोने वाली आवाज में कहा, मेरी बात मान, मैंने यहाँ पर एक बहुत ही भयानक औरत को देखा। वो मेरे चेहरे के बहुत करीब थी और शायद उसने मेरे पैर के अंगूठे को भी काटा। शमशेर ने उसे अपने पैर के अंगूठे के निशान दिखाए। वो देखकर देव भी थोड़ा सीरियस हो गया, लेकिन अपनी तसल्ली के लिए उसने वापस से पूछा, कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? ये निशान तुमने तो नहीं बनाए? तो शमशेर ने कहा, नहीं यार, मैं सच कह रहा हूँ, मेरे पैर के अंगूठे में खून की बूंदें भी थी। अब ये बात सुनकर देव वापस बोला, तुम मजाक कर रहे हो, खून होता तो चोट के निशान होते, और वैसे भी कहीं खरोच तक नहीं है तुम्हारे अंगूठे में। तो अब ये सुनकर शमशेर को गुस्सा आया, क्योंकि देव उसका विश्वास नहीं कर रहा था। तो वो फौरन खड़ा हुआ और उसने अपनी पैंट ऊपर करके उसे पैर पर बने खरोच के निशान दिखाए। देव ने देखा कि उसके पैर में कितने लंबे लंबे नाखूनों के निशान थे, और ये देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। शमशेर ने कहा, अब विश्वास हुआ, यहाँ सच में कोई है भाई। अब जो है, देव का खून भी जाम हो गया था ये देखकर।
उसने फौरन अपने पैरों को चेक किया कि कहीं उसके साथ भी तो कुछ नहीं हुआ। तो उसकी नज़र उसके पैर के अंगूठे पर गई। उसके पैर के अंगूठे में भी दांत काटने के निशान थे और खून की बूंदें भी थी, जो कहाँ से आई समझ नहीं आया। अब देव ने अपना पैंट ऊपर करके देखा, पर उसके पैर में कोई भी निशान नहीं थे। उसने फौरन बाकी सबको उठाया और बोला कि अपने पैर के अंगूठे चेक करो। सबने अपने पैर के अंगूठे देखे तो सबके अंगूठे में दांत काटने के निशान थे। अब ये देखकर सब घबरा गए कि ये निशान कैसे आया। तो शमशेर ने उन्हें बताया कि उन्होंने इस जगह पर एक भयानक औरत को देखा है, लेकिन उन्होंने पूरी बात नहीं बताई कि असल में उनके साथ और क्या क्या हुआ। अब सब डर गए और सबने कहा कि जल्द ही इस जगह से निकलना चाहिए। वैसे भी कुछ देर में सुबह होने वाली थी। उस रात तो वो सब वहां से निकल गए, लेकिन उस हादसे के बारे में सोचते हुए ही शमशेर को रास्ते में तेज बुखार हो गया। वो उसी बात को सोच रहे थे और थरथरा रहे थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने इस बारे में किसी से जिक्र नहीं किया। देव ने देखा कि उनकी हालत कितनी खराब हो गई है, इसलिए देव ने सबसे पहले उसे पास वाले शहर में डॉक्टर से चेकअप कराने को कहा। डॉक्टर ने उनका चेकअप किया और कहा कि उनकी हालत काफ़ी खराब है, खून की भी कमी हो गई है, इसलिए उन्हें आराम करना होगा। अब आगे शमशेर सफ़र नहीं कर सकते थे, इसलिए किसी तरह देव उन्हें घर वापस ले आया। फिर क्या हुआ कि 2-3 दिन इस बात को बीत गए, लेकिन वो औरत शमशेर के दिमाग से जा ही नहीं रही थी। वो अब भी तेज बुखार में तप रहे थे। डॉक्टर का इलाज पानी भी उनके काम नहीं आया। तो उनकी पत्नी कोमल ने यूं ही एक दिन एक झाड़ फूंक करने वाले को बुला लिया। अब उनकी पत्नी थी गांव की, तो वो इन बातों पर विश्वास करती थी। उन्हें लगा कि हो सकता है कि शमशेर को कोई ऊपरी हवा लग गई हो। तो झाड़ फूंक करने वाले ने सुबह सुबह 5 बजे के करीब शमशेर को झाड़ा लगाया, लेकिन झाड़ फूंक से भी कुछ काम नहीं बना। उनकी हालत वैसी की वैसी ही थी। कोमल को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया है शमशेर को। ऐसे ही पूरा 1 हफ्ता बीत गया। शमशेर की सेहत में कोई सुधार नहीं आया। तो कोमल उन्हें लेकर शहर के बड़े डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने उनको चेक किया और बोला कि ये सब ज़्यादा इंटीमेट होने के कारण हो रहा है। अब ये सुनकर कोमल हैरान हो गई। उन्होंने कहा कि पिछले काफ़ी समय से उनके बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तो ऐसा कैसे हो सकता है। उनके दिमाग में आया कि कहीं शमशेर का दूसरी औरतों के साथ ताल्लुकात तो नहीं। पर फिर शमशेर ने अकेले में कोमल को बताया कि असल में बात क्या थी और उस रात उनके साथ क्या क्या हुआ। सारी बात जानकर कोमल के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वो समझ नहीं पाई कि अब अपने पति को कैसे बचाए। वो समझ गई थी कि कोई चुड़ैल है जो शमशेर के पीछे पड़ गई है और इसका इलाज अस्पताल में तो नहीं होगा। वो उन्हें लेकर वापस गांव आ गई और सीधे शमशेर के बड़े भाई यानी साधु के पिता के पास गई, जो इन चीज़ों के बारे में जानते थे। फिर हुआ ये कि साधु के पिता ने जैसे तैसे झाड़ फूंक किया और कुछ कर्म कांड किए और शमशेर की आंख देखकर जान गए कि आखिर ये माजरा क्या है। उन्होंने बताया कि असल में शमशेर जिस जगह पर रुक गया था, उस जगह पर चेटकिन का साया है। चेटकिन एक औरत की आत्मा है जो मर्दों को अपना शिकार बनाती है, खासकर ऐसे मर्दों को जो बहुत मजबूत होते हैं और जिनका शरीर हष्ट पुष्ट होता है। शमशेर ने भी अपने आप को काफ़ी फिट रखा हुआ था, तो इसलिए चेटकिन उनसे आकर्षित हो गई। उसका काम होता है अपने शिकार के साथ अपने आप को संतुष्ट करना और अंगूठे से उसका खून चूसना, लेकिन इसकी भनक तक नहीं लगती है इंसान को कि चेटकिन उसके साथ ये सब कर रही है। बिल्कुल वैसा शमशेर के साथ हुआ। उस एक रात में ही चेटकिन ने शमशेर को बहुत कमज़ोर कर दिया, जिससे डॉक्टर को लगा कि वो बहुत ज़्यादा फिजिकल हो रहा है। कोमल ने पूछा कि अब तो शमशेर उस जगह से निकल आए हैं, तो अब उनकी तबीयत ठीक क्यों नहीं हो रही है। तो साधु के पिता ने कहा कि चेटकिन इसके दिमाग में हावी हो गई है। इसे लग रहा है कि वो आसपास है, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक होने के लिए शमशेर को ये बात अपने दिमाग से निकालनी होगी कि चेटकिन अब भी उसके पास है और उसका नुकसान कर रही है।
कोमल ने पूछा कि ये सब कैसे होगा। तो इसके बाद जैसे तैसे हवन पाठ करके साधु के पिता ने शमशेर को बचा लिया। काफी समय लगा शमशेर को उस हादसे को भूलने में, लेकिन जब उसे तसल्ली हो गई कि वो अपने घर में सुरक्षित है, तब उसकी तबीयत सुधरने लगी। इस तरह बड़ी मुश्किल सिचुएशन से शमशेर बाहर निकल पाए। अब ये कहानी सुनाते हुए साधु की मंजिल भी आ गई, तो साधु ने ट्रक रोकने को कहा और बोले, आगे से ऐसी जगहों पर मत ठहरना, वरना इससे भी बुरी चीजें हो सकती हैं तुम्हारे साथ। अजय ने हाँ कहा और फिर साधु ट्रक से उतरकर चले गए। अब अजय ने नोटिस किया कि इस कहानी को सुनते हुए उन्होंने वो भूतिया जगह भी क्रॉस कर ली थी, और ये देखकर उन्हें राहत की सांस आई। लेकिन आगे का सफर अभी भी लंबा था और रात होने को आई थी। शाम के 6 बज गए थे और अभी भी 3 से 4 घंटे का सफर बचा हुआ था। तो अजय ने कहा कि जल्दी चला ट्रक, 10 बजे तक घर पहुंच जाएंगे तो अच्छा होगा। धीरज ने वैसा ही किया और उन्होंने जैसा सोचा था 10 बजे तक वो घर पहुंच ही गए। ट्रक को पहले उन्होंने मालिक के यहाँ छोड़ा और फिर वहां से अपनी अपनी बाइक लेकर घर चल दिए। अजय ने घर पहुंचकर देखा कि उसकी पत्नी सुलेखा और उसके माँ बाप घर के बाहर ही खाट में बैठे हुए थे। वो शहर की छोटी सी कॉलोनी में रहते थे जो 10 बजे तक पूरी सुनसान हो जाया करती थी। लेकिन सुलेखा और उसके सास ससुर अजय के आने का इंतजार कर रहे थे, तो बाहर खाट बिछाकर वो बैठे हुए थे। अजय जब वहां पहुंचा तो उन्होंने अजय की चोट देखी, तो वो देखकर ये परेशान हो गए। पूछने पर अजय ने उन्हें पूरी बात बताई तो उसके पिता ने कहा, ट्रक ड्राइवर का काम मैंने भी कई सालों तक किया है, लेकिन ऐसी बेवकूफ़ी नहीं की मैंने। अरे क्या ज़रूरत थी ऐसे सुनसान जगह पर रुकने की? रुकना ही था तो किसी शहर के ढाबे वगैरह में रुक जाता जहां आसपास लोग हों। अजय ने बोला कि वो ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा। उसके पिता ने कहा कि जब वो ट्रक ड्राइवर का काम करते थे तो उस समय उनके साथ एक काम करने वाले एक ड्राइवर ने भी ऐसी ही गलती की थी, और उसका अंजाम ये हुआ कि उसके भाई को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो अजय ने पूछा, कैसे? तो उसके पिता ने कहा, ये बात 25 से 26 साल पहले की है। उस समय अजय 4 साल का था। जिस मालिक के यहाँ अभी अजय काम कर रहा है, उसी मालिक के पिता के साथ अजय के पिता काम करते थे। उन्हीं के यहाँ एक और ड्राइवर रखा था उन्होंने, जो अक्सर इमरजेंसी में काम आता था। उसका नाम था मोहित। यानी अगर मान लो कहीं सामान अर्जेंटली पहुंचाना हो और उस समय अजय के पिता किसी काम की वजह से नहीं जा पाए, तो मोहित को कुछ ज़्यादा पैसे देकर उसको मालिक भेज देते थे। तो उस दौरान अजय की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, इसलिए अजय के पिता काम पर नहीं जा रहे थे और मालिक को लखनऊ से बरेली सामान पहुंचाना था। हफ्ते में 3 से 4 बार उनकी ट्रक लखनऊ से बरेली जाती थी और इसी एक्सपोर्टेशन से मालिक को ज़्यादा प्रॉफिट मिलता था। तो वहाँ से आने वाला एक भी ऑर्डर वो नहीं छोड़ते थे। तो मालिक ने मोहित को ही वहाँ जाने के लिए कहा। अब मोहित जहाँ भी जाता था वहाँ अपने छोटे भाई वैभव को साथ लेकर जाता था, ताकि वो भी थोड़ा काम वगैरह सीख ले। उसी सफ़र में उसके साथ एक भयानक घटना घटी। तो हुआ ये कि मोहित और वैभव रात का सफ़र कर रहे थे, क्योंकि सामान को ट्रक में लोड करने में काफ़ी देर हो गई थी। ट्रक में दोनों गाने बजाते हुए जा रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। तो इसी बीच बात करते हुए वैभव की नज़र खिड़की के बाहर गई और उसने एक औरत को एक नाले के किनारे खड़े हुए देखा। उसे देखते ही वैभव ने कहा, भाई ट्रक रोको तो। मोहित ने ट्रक रोक दिया और उसने भी उस औरत को देखा। वैभव ने उस औरत को आवाज़ दी, ओ मैडम, क्या हुआ? कोई मदद चाहिए क्या? उस औरत ने वैभव की तरफ देखा भी नहीं। वो ट्रक की तरफ पीठ करके खड़ी हुई थी। लेकिन मोहित और वैभव ने अगले ही पल देखा कि वो औरत उस नाले में कूद गई और दोनों भाई चौंक गए ये देखकर। वो औरत उसके बाद ऊपर आई ही नहीं। मोहित ने कहा, ये तो कूद गई, लगता है मर गई। तो वैभव ने बोला,
इस नाले में इतनी गहराई है ही नहीं, चलकर देखे क्या? तो मोहित ने कहा, नहीं नहीं, इस मामले में नहीं पड़ेंगे। ये कहकर मोहित तो उस रात निकल गया वहां से और सामान पहुंचाकर आ भी गया वापस। फिर 2 दिन के बाद मोहित को फिर से बरेली जाना था, तो बिल्कुल पहले की तरह मोहित वैभव को लेकर रात में बरेली के लिए निकल गया। दोनों फिर से बातें बातें करते उसी नाले के पास से गुजर रहे थे कि तभी वैभव को वापस से नाले के किनारे वापस एक औरत खड़ी हुई दिखाई दी, जिसे देखकर उनके होश उड़ गए। वैभव ने कहा, मोहित, ट्रक रोक, वो देख, वो औरत तो जिंदा है। मोहित ने उस औरत को देखा और बोला कि शायद वो डूबी ही नहीं थी, लेकिन ये वापस से इसी जगह पर क्या कर रही है? तो वैभव ने कहा, हटा यार, हमें क्या, चल निकलते हैं यहाँ से। लेकिन जैसे ही मोहित ने ट्रक चालू किया, वैसे ही उन्हें रोने की आवाज आई। दोनों ने उस औरत की ओर देखा, जो अब वही नाले के किनारे बैठकर रोने लगी थी। मोहित और वैभव को समझ नहीं आया कि क्या किया जाए, लेकिन आखिर में दोनों ने सोचा कि इस मामले में ना ही पड़े तो इसी में ही भलाई है, इसलिए दोनों वहां से चले गए। अब बरेली पहुंचकर दोनों ने सामान वगैरह अनलोड करवाया और वापसी के लिए निकल गए। रात के करीब 2 बजे के आसपास वो लोग वापस उस नाले के पास पहुंचे और दोनों को उस जगह पर वापस से रोने की आवाज आई। अब दोनों ने नाले की ओर देखा तो ये देखकर हैरान रह गए कि उस समय भी वो औरत वहीं पर बैठकर न जाने क्यों रो रही थी। वैभव ने बोला, ये है कौन भाई, और इतनी रात को इतनी देर से यहाँ बैठकर क्यों रो रही है? जाकर देखे क्या? पर मोहित ने कहा, रहने दे यार, कहीं कुछ गड़बड़ हुई तो क्या पता आसपास झाड़ियों में कोई चोर डाकू छुपे हो और उनका प्लान हो कि जो कोई भी मदद के लिए आएगा उसे लूट लेंगे। उसकी बात थी तो सही, अब सुनसान रास्ते में ऐसा होने का खतरा तो रहता ही है, इसलिए दोनों वहां से निकल गए। फिर एक दिन छोड़कर अगले दिन वापस से बरेली जाना पड़ा उन्हें। उसी नाले के पास से दोबारा पहुंचकर उन्हें वापस से उस औरत की रोने की आवाज आई और नाले की तरफ देखा तो वो औरत उसी जगह पर बैठी मिली और वो रो रही थी। दोनों भाई उसको देखकर चौंके हुए थे, इतने दिनों से वो औरत वहीं पर थी। तो मोहित ने कहा, आज तो देखना ही पड़ेगा कि ये औरत यहाँ हर रात करती क्या है। पर वैभव ने उसको रोकने की कोशिश की और बोला, भाई, इस मामले में मत ही पड़ो, कहीं कुछ हो गया तो। मोहित ने आसपास देखा, उस औरत के अलावा और कोई भी नजर नहीं आया उसे। तो वो बोला, अरे भाई, मुझे इसके अलावा तो कोई दिखाई दे ही नहीं रहा है, एक बार देखे तो कि बात क्या है, क्या पता सच में उसे मदद की जरूरत हो। तो वो नीचे उतर गया और उसके पीछे पीछे वैभव भी उतर गया। लेकिन जब दोनों सड़क से झाड़ियों को पार करके नाले के पास पहुंचे तो दोनों ने देखा कि वो औरत वहां से गायब हो गई है। दोनों ने इधर उधर देखा पर वो औरत दिखी ही नहीं। दोनों घबरा गए कि एक ही पल में वो औरत कहाँ चली गई, अभी तो यहीं पर बैठकर रो रही थी। उन्होंने चारों ओर अच्छे से देखा पर वो नहीं दिखाई दी। लेकिन जैसे ही वो वापस जाने के लिए मुड़े, उन्हें पीछे से रोने की आवाज आई। दोनों भाई झट से पीछे मुड़े और दोनों ने देखा कि वो औरत नाले के दूसरी तरफ बैठ के रो रही थी। उसने अपना मुंह छुपा रखा था। उन्होंने आसपास देखा, वहां कोई रास्ता था ही नहीं जहां से इतनी जल्दी दूसरे हिस्से में भी पहुंचा जा सके। वो दोनों भाई ये देख ही रहे थे कि वो वहां पहुंची कैसे। फिर वैभव ने मजाक में कहा, लगता है उसे रोने के लिए ये जगह पसंद नहीं आई, इसलिए उधर चली गई। अब ये बोलकर वो हंस भी दिया। लेकिन मोहित ने कहा, मजाक मत कर, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, चल यहाँ से भाई। ये बोलकर वो वैभव का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाने लगा। लेकिन तभी उसे अचानक एक छोटे से बच्चे के रोने की आवाज आई। बच्चे की आवाज सुनकर दोनों पीछे मुड़े। वो आवाज जो थी वो नाले से आ रही थी और वो औरत भी वहीं पर बैठकर रो रही थी। तो मोहित और वैभव उस नाले के पास गए
उन्होंने नाले के पानी में झांका, पर उन्हें कुछ दिखा ही नहीं। पर पीछे से एकदम से आवाज आई, मेरा बेटा गिर गया नाले में, उसको निकाल के ले आओ। अचानक पीछे से वो आवाज सुनकर दोनों चौंक गए और उन्होंने पीछे देखा तो वही औरत खड़ी थी उनके पास, जो अभी अभी तो दूसरी तरफ बैठकर रो रही थी। मोहित और वैभव ने उस समय पहली बार उसका चेहरा देखा। उसके बाल आगे की ओर बिखरे थे, जिससे उसकी दोनों आंखें ढकी हुई थी, और सफेद कपड़े पहने थे उसने। उसको देखकर मोहित और वैभव वहां से भाग गए और ट्रक में बैठे। उन्होंने देखा कि वो औरत उन दोनों की तरफ ही देख रही थी। मोहित और वैभव की हालत खराब हो गई थी। कांपते हुए हाथों से मोहित ट्रक चालू करने की पूरी कोशिश कर रहा था और वैभव बोल रहा था, जल्दी कर भाई, ये डायन इधर ही देख रही है। मोहित ने जैसे तैसे वो ट्रक चालू किया और दोनों निकल गए वहां से। दोनों ही पसीने से लथपथ हो गए थे। मोहित के हाथ अब भी कांप रहे थे। दोनों फिर रात को उस रास्ते से वापस नहीं आए। सुबह सुबह दोनों अपने घर पहुंचे और उन्होंने तय किया कि अब उस रास्ते से वो नहीं गुजरेंगे। लेकिन 2-3 दिन के बाद मोहित को उसके मालिक का फोन आया और उसने कहा कि उसे अर्जेंटली बरेली जाना होगा, क्योंकि और कोई भी ड्राइवर उसे मिल नहीं रहा। मोहित और वैभव डरे हुए थे तो दोनों ने भी मना कर दिया, लेकिन उसके मालिक ने कहा कि वो डबल पैसे देगा। अब दोनों भाई सोच में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि अगर वो नाले के पास ना जाएं तो उन्हें कुछ नहीं होगा। ये सोचकर दोनों मान गए और निकल गए रात में बरेली के लिए। मोहित ने बचाव के लिए हनुमान चालीसा लगा दिया। जैसे जैसे वो नाला पास आ रहा था, दोनों के दिल की धड़कन तेज हो रही थी। अब बीच रास्ते में ही क्या हुआ कि उन्हें एक आदमी नजर आया जिसे लिफ्ट चाहिए थी, तो मोहित ने उसे लिफ्ट दे दी। अब वो लोग नाले के पास पहुंचे तो उस आदमी ने अचानक कहा, जानते हो भैया, इस नाले में कुछ दिन पहले एक औरत ने डूबकर जान दे दी। ये सुनते ही वैभव और मोहित के रोंगटे खड़े हो गए। वैभव ने थरथराते हुए बोला, लेकिन क्यों क्यों जान दे दी उसने? तो उस आदमी ने बताया कि उस औरत के पति ने उसे छोड़ दिया और फिर एक दिन जब उसका बेटा यहाँ खेल रहा था तो नाले में डूब गया। बच्चे के मरने के गम में उसने भी जान दे दी, लेकिन यहाँ से गुजरते हुए कुछ लोगों को वो औरत दिखी जो रोकर उन्हें बुलाने की कोशिश करती है, और अगर कोई नाले के पास जाता है तो उसे पानी में डुबा के मार देती है। वो पिछले 2 दिन में ही 3 लोगों की लाश मिली है इस नाले में। तिरिया कहते हैं उस औरत को, क्योंकि वो पानी में रहती है और शिकार करने के लिए रात के समय में बाहर निकलकर किनारे में बैठकर रोती है। उस आदमी ने दोनों को चेतावनी दी कि वो भूल कर भी इस नाले के पास न जाएं। दोनों भाई की हालत और खराब हो गई। उन्होंने शुक्र मनाया कि उस रात वो दोनों समय रहते वहां से भाग गए, वरना वो तिरिया तो उन्हें मार ही देती। उन लोगों ने नाले की तरफ देखा, लेकिन उस रात दोनों ये देखकर हैरान थे कि वो औरत ना तो उन्हें नजर आई और ना ही उसकी आवाज सुनाई दी। अब वो पहुंच गए बरेली। 1 घंटे में सामान अनलोड करके दोनों ने सोचा कि रात में उस जगह से गुजरे या नहीं। वैभव तो मना कर रहा था, लेकिन मोहित ने बोला कि नाले के पास ना जाएं तो खतरा नहीं होगा और वो लोग आराम से वापस घर भी पहुंच जाएंगे। तो वैभव ने उसकी बात मान ली और दोनों निकल गए वहां से। ठीक 12 बजे थे और वो नाला पास आ गया था, तो वैभव ने कहा, भाई यहाँ से ट्रक जल्दी निकाल। मोहित ने भी स्पीड बढ़ा दी, लेकिन जैसे ही वो लोग नाले के सामने पहुंचे, वैसे ही अचानक न जाने कहां से एक छोटा सा मेमना ट्रक के सामने आ गया और ट्रक के नीचे कुचल गया। मोहित ने तुरंत ब्रेक लगा दी और वैभव फौरन नीचे उतरा। उसने ट्रक के नीचे झांका, लेकिन वो क्या देखता है कि ट्रक के नीचे मेमना नहीं है। उसने सोचा, ये कैसे हो सकता है? उसने खुद देखा था कि एक मेमना ट्रक के नीचे आ गया, लेकिन अब गया कहाँ? तभी पीछे झाड़ियों के बीच से आवाज आई। वैभव ने पीछे देखा तो उसे वही मेमना नाले की तरफ भागता हुआ दिखाई दिया और उसके पीछे एक आदमी भी भाग रहा था। वैभव ने उसे आवाज दी, अरे ओ काका,
उधर मत जाओ, उधर खतरा है। लेकिन वो आदमी मेमने के पीछे ही भाग रहा था। उसने पलट कर भी नहीं देखा। फिर उसे रोकने के लिए वैभव उसके पीछे भागा, लेकिन मोहित ने वैभव को रोकने की कोशिश की, लेकिन वैभव उस आदमी को रोकना चाहता था। मोहित भी फिर वैभव के पीछे पीछे गया। अब क्या हुआ कि जो मेमना और वो आदमी थे वो अचानक से पानी में कूद गए और वैभव ठीक नाले के पास जाकर रुका। वो हैरान होकर उस नाले के पानी की तरफ देख रहा था। उसने उस आदमी को आवाज लगाई, लेकिन वो आदमी ना तो बाहर आया और ना ही छटपटाया। मतलब पानी में गिरते ही वो डूब गया। अब वैभव ने कहा कि पानी तो इतना गहरा नहीं है कि आदमी ऊपर सतह पर आ ना सके। बड़ी अजीब बात थी ये। मोहित वैभव से थोड़ी दूर पर खड़ा था। उसने कहा, वैभव वहां मत खड़ा रह, जल्दी इधर आ। वैभव ने मोहित की ओर नजरें करी और बोला, तो तुमने देखा वो कैसे गायब हो गया? तो मोहित ने कहा, अरे जल्दी चल, मैंने देखा है इसीलिए बोल रहा हूं, जल्दी चल इससे पहले कि वो तिरिया आ जाए। वैभव ने इधर उधर देखा कि कहीं तिरिया आसपास तो नहीं। फिर उसने वापस जाने के लिए एक कदम बढ़ाया कि इतने में ही किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। वैभव सुन्न पड़ गया। वो अब भी मोहित की ओर देख रहा था और नीचे पैर की तरफ देखने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। मोहित ने कहा कि क्या हुआ, क्यों रुक गया, चल भाई इधर से। तो वैभव अचानक चिल्लाने लगा, भाई बचा लो, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता, भाई मुझे बचा ले यार। मोहित को समझ नहीं आया कि अचानक वैभव को क्या हो गया। वो उसकी तरफ आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही वैभव के पास जाने के लिए उसने कदम बढ़ाया, वैसे ही किसी ने वैभव को पानी के अंदर खींच लिया। ये देखकर मोहित की रूह कांप गई। वो वैभव का नाम लेकर चीखा और उसे बचाने के लिए पास आया, लेकिन उसने देखा कि तिरिया यानी वो भयानक औरत वैभव के कंधे पर बैठकर उसका सर पानी में डुबा रही थी और वैभव अपने हाथ पैर मार रहा था। पानी में बुलबुले उठ रहे थे। मोहित चीखा, चिल्लाया, उसने मदद के लिए भी पुकारा, लेकिन इतनी रात में उस सुनसान जगह पर कोई होता भी कैसे। उसने फिर हिम्मत करके पानी में उतरने का सोच लिया, लेकिन अगले ही पल तिरिया वैभव को लेकर पानी के अंदर चली गई। मोहित के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसके दिमाग में अब सिर्फ एक बात चल रही थी, अगर वो उस रात वहां नहीं आता तो उसका भाई जिंदा होता। काश वो वैभव को नाले के पास जाने से रोक पाता। काश वो ज्यादा पैसे के लालच में अपने मालिक की बात ही नहीं मानता तो उसका भाई आज जिंदा होता। अगले दिन ये बात मालिक और अजय के पिता को पता चली और फिर उस दिन के बाद से अजय के पिता ने कभी भी मोहित को नहीं देखा। वो कहाँ गया और अब क्या करता है ये भी उन्हें नहीं पता। उस किस्से को उन्होंने सबक के रूप में इस्तेमाल किया और वही कारण था कि अजय के पिता ज़्यादातर रात का सफ़र नहीं करते थे, और अगर करना भी पड़ता तो कभी भी वो सुनसान जगह पर ट्रक नहीं रोकते थे। अजय ने भी इन तीनों किस्सों को सबक के रूप में लिया और उसने भी तय किया कि वो कभी भी सुनसान जगह पर ट्रक नहीं रोकेगा। और दोस्तों, आपसे भी मैं यही कहूँगा कि अगर कोई ट्रक ड्राइवर है जो ये मेरी कहानी सुन रहा है तो इन किस्सों को सबक के रूप में आप लोग भी लेना और ऐसी सुनसान जगहों में सतर्क रहना। तो दोस्तों, इन दोनों कहानियों का जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो अब आप इसके बाद सुनोगे। तो ये पूरी कहानी इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। तो आइए सुनते हैं इसका पहला हिस्सा। यूपी से पश्चिम बंगाल की तरफ जाने वाली एक ट्रक रास्ते में रात के समय एक ढाबे पर रुकी थी। ढाबा तब तक बंद हो चुका था, लेकिन उसी ढाबे में खाना वगैरह खाने के बाद अजय और उसका एक साथी धीरज उसी ढाबे के आगे आराम करने के लिए ठहरे हुए थे। असल में सफ़र काफ़ी लंबा था। ट्रक में सामान काफ़ी ज़्यादा लोड था और इसलिए अजय धीरे धीरे ट्रक को चला रहा था। इसलिए इस ढाबे तक पहुंचने में रात के 8 बज गए थे।
8 बजे खाना वगैरह खाने के बाद अजय को काफ़ी नींद आ रही थी, इसलिए उसने तय किया कि रात को ट्रक इसी ढाबे के आगे खड़ा कर देते हैं। जब नींद पूरी हो जाएगी तो फिर सुबह सुबह यहाँ से जल्दी निकल जाएंगे। ये सोचकर दोनों ने ट्रक को वहीं पर खड़ा कर दिया और ट्रक में ही सो गए। पीछे बहुत सारा सामान लोड किया हुआ था और ट्रक को पीछे से अच्छे से लॉक कर दिया गया था। अजय और धीरज बिल्कुल बेफिक्र होकर ट्रक में सो रहे थे। उन्हें बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि उनके साथ क्या होने वाला है, और उस रात उनके साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिसने उन्हें अंदर से हिलाकर रख दिया। हुआ क्या कि जिस ढाबे के सामने वो रुके थे, वो ढाबा बिल्कुल सुनसान एरिया में था। उसके आसपास कुछ भी नहीं था सिवाय एक पीपल के पेड़ के। अब जो ट्रक थी वो पीपल के पेड़ के पास ही खड़ी थी। रास्ता भी पूरा सुनसान पड़ा, कोई गाड़ी वगैरह भी आ जा नहीं रही थी। ट्रक के चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था और सुनाई दे रही थी तो सिर्फ धीरज की खर्राटों की आवाज़। धीरज के खर्राटों की आवाज़ सुनकर अजय की नींद बार बार खुल जा रही थी। वो सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन खर्राटों के कारण वो सो नहीं पा रहा था, तो वो ट्रक से नीचे उतर गया। अब अजय को हर 2 से 3 घंटों में सिगरेट पीने की आदत थी, तो फिर उसने अपनी जेब से सिगरेट निकाली, लाइटर से उसे जलाया और पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा होकर सिगरेट पीने लगा। अब सिगरेट पीते हुए वो पीपल के पेड़ को देखने लगा कि तभी उसको ट्रक की तरफ से आवाज़ आई। अजय ने ट्रक की ओर देखा। उसने देखा कि धीरज तो सोया हुआ था। फिर सोचा कि ये आवाज़ किस चीज़ की थी। फिर वो ट्रक के पास गया। उसने पीछे साइड जाकर ट्रक का लॉक चेक किया, सब कुछ ठीक था वहाँ। तो उसने सोचा कि शायद उसका कोई वहम था वो आवाज़। अजय फिर से इधर उधर टहलने लगा। इस बीच जैसे ही वो ट्रक से थोड़ा दूर गया, वैसे ही उसे फिर से आवाज़ आई। ये आवाज़ कुछ ऐसी थी जैसे कि ट्रक के दरवाजे को कोई हाथ से मार रहा हो। अजय ने फिर देखा कि धीरज तो सो रहा है, उसने तो कुछ नहीं किया, फिर ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। अजय ने इधर उधर देखा कि कहीं आसपास कोई है तो नहीं, या कोई चीज़ जिससे ऐसी आवाज़ आ रही हो, पर देखा तो उसे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। अजय ने ट्रक के चारों ओर फिर से राउंड लगाया, सब कुछ ठीक था उधर। फिर मन में ख्याल आया कि कहीं ट्रक के अंदर तो कुछ नहीं है, कहीं कोई चूहा तो नहीं, क्योंकि अगर चूहा हुआ तो उनका सारा सामान वो खराब कर सकता था। तो अपनी तसल्ली के लिए अजय ने ट्रक का लॉक खोला, फिर पीछे का दरवाज़ा खोला और टॉर्च लेकर देखने लगा कि पीछे है क्या। अब करीब 10 मिनट तक उसने सामान के बीच में नज़रें घुमाई, पर उसे ट्रक के अंदर भी सब कुछ ठीक ही लगा। उसने बोला, न जाने क्या हो रहा है आज। उसने वापस से दरवाज़ा बंद किया। फिर हुआ क्या कि वो लॉक लगा ही रहा था कि तभी अचानक से ट्रक के सामने की तरफ से कांच टूटने की आवाज़ आई, वो भी बड़ी जोर से। तो अजय एकदम से डर गया। फिर जब वो सामने की तरफ गया तो उसने क्या देखा कि उसके ट्रक का विंड शील्ड पूरा चकनाचूर हो गया था और धीरज खुद हैरान होकर ट्रक में छुपे हुए बैठा था। अजय ने पूछा कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ ये सब। तो धीरज ने बताया कि उसकी आंख खुली अभी, और आंख खोलते ही उसने देखा कि एक औरत काली साड़ी में ट्रक के सामने पत्थर लेकर खड़ी थी। उसे देखकर धीरज हैरान हो गया, पर इससे पहले कि वो कुछ और कर पाता, अचानक उस औरत ने इतना बड़ा पत्थर विंड शील्ड पर दे मारा। बचने के लिए धीरज खुद झुक गया, वरना उस पत्थर से उसका भी सर फट जाता। धीरज के हाथ में वो पत्थर था जिससे उस औरत ने विंड शील्ड को तोड़ा। तो अजय ने क्या देखा कि वो पत्थर खून से रंगा हुआ था। अजय ने पूछा, धीरज, अगर तुझे चोट नहीं लगी तो पत्थर में खून कैसे आया। धीरज ने भी उस समय ये नोटिस किया कि उस पत्थर में खून लगा था। अब ये देखने के बाद उसने पत्थर को बाहर फेंक दिया और फिर खुद ट्रक से बाहर निकला। अजय ने पूछा कि कहाँ गई वो औरत। तो धीरज ने कहा कि पत्थर मारने के बाद न जाने वो कहाँ भाग गई। अब हुआ क्या
कि अजय और धीरज दोनों ही उस औरत को ढूंढने लगे। अजय ने जोर से चिल्लाकर कहा, अरे कौन है यहाँ, सामने आओ, इतना नुकसान कर दिया हमारा, पैसे कौन भरेगा इसके। अजय को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी वो औरत कहीं नहीं दिखी। अब धीरज ने कहा कि क्या करें, ट्रक के मालिक को पता चला तो वो भी बहुत गुस्सा करेंगे। अजय को भी समझ नहीं आया कि क्या करना चाहिए, क्योंकि अब नए विंड शील्ड लगाने में खर्चा बढ़ा आएगा और नया भी नहीं लगवाया तो मालिक उनकी सैलरी से पैसा काट लेगा। ये सारी चीज़ें दोनों के दिमाग में चल रही थी। फिर अजय ने बोला कि शहर पहुंचकर सबसे पहले विंड शील्ड बनवा लेंगे। इसके बाद दोनों वापस ट्रक में बैठ गए। धीरज ने पूछा कि क्या हमें यहाँ से चलना चाहिए, तो अजय ने कहा कि उसे बहुत नींद आ रही है, मैं इस समय ट्रक नहीं चला पाऊंगा। लेकिन अब दोनों सो भी नहीं सकते थे, क्योंकि क्या पता वो पागल औरत फिर कब आकर उनका कोई नुकसान कर दे। इसलिए अजय ने कहा कि बारी बारी से सोएंगे। तो पहले अजय सो गया, क्योंकि धीरज तो अभी अभी थोड़ी नींद लेकर उठा था। उस समय धीरज आसपास नजर रख रहा था। उसके पास स्मार्टफोन था, तो वो उसी में गेम खेलते हुए टाइम पास कर रहा था। रात के 1 बज गए थे। तब धीरज को भी नींद आने लगी, तो उसने अजय को उठा दिया और खुद सो गया। अब अजय जो था वो भी नींद में था, पर आंखें खुली रखने की पूरी कोशिश कर रहा था। लेकिन एक पल के लिए उसकी भी आंख बंद हो ही गई, और जैसे ही आंख बंद हुई वैसे ही ट्रक का पीछे का दरवाजा धड़ाम से खुल गया। उसकी आवाज से अजय और धीरज दोनों जाग गए। अजय ने कहा, कहीं वो पागल औरत फिर से तो नहीं आ गई। अगर वो हुई ना तो अब की बार छोड़ूंगा नहीं उसे। ये कहकर वो एकदम गुस्से से ट्रक से नीचे उतरा और पीछे गया। पीछे जाकर देखा तो ट्रक का लॉक नीचे पड़ा हुआ था और दरवाजा खुला था, लेकिन ट्रक के आसपास कोई भी नहीं था। उसने इधर उधर देखा और आवाज लगाई, अरे कौन है यहाँ पर, कौन है। तभी पीपल के पेड़ की तरफ से एक बिल्ली की आवाज सुनाई दी। अजय और धीरज ने पीपल के पेड़ की तरफ देखा तो उन्हें पेड़ की एक मोटी डाली पर एक काली बिल्ली बैठी हुई दिखाई दी, जिसकी आंखें रात में चमक रही थी और बार बार आवाज कर रही थी। वो अजय और धीरज को ही देखे जा रही थी, लेकिन उन दोनों ने उस बिल्ली को इग्नोर किया और उस औरत को ढूंढने लगे, पर वो औरत कहीं नहीं दिखी। अब हुआ ये कि उन्होंने ट्रक के दरवाजे को फिर से लॉक कर दिया और वापस से ट्रक में आकर बैठ गए। अब दोनों की नींद भी उड़ चुकी थी, तो अजय ने कहा कि चलो चलते हैं इस जगह से, वो औरत वरना पता नहीं और कितना परेशान करेगी। ये बोलकर अजय ने ट्रक चालू करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक चालू ही नहीं हुई। ट्रक का इंजन बार बार चालू होकर बंद पड़ जा रहा था। इसके बाद अजय ने कहा, यह क्या तमाशा हो रहा है आज, कभी कुछ तो कभी कुछ। अजय और धीरज वापस उतरे। ट्रक को चेक किया दोनों ने, पर कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो चालू क्यों नहीं हो रही। अब तो एक ही रास्ता बचा हुआ था कि सुबह तक इंतजार किया जाए। जब ढाबा खुलेगा तो कुछ मदद ली जा सकेगी। इस वक्त कोई मैकेनिक भी नहीं मिलने वाला था, तो दोनों वापस ट्रक में बैठ गए। अब क्या हुआ कि अचानक ट्रक के अंदर से ही बिल्ली की आवाज आने लगी। अजय फिर परेशान हो गया, बोला कि ये मनहूस बिल्ली यहाँ कहाँ से आ गई, कहीं सामान का नुकसान न कर दे ये। अब ये बोलकर उसको वापस से उतरना पड़ा और वापस से ट्रक का पिछला दरवाजा खोलना पड़ा। इस बार अजय अकेला था पीछे। उसने टॉर्च जलाकर देखा, पर बिल्ली कहीं भी नहीं दिखी, लेकिन वो आवाज ट्रक के अंदर से ही आ रही थी। अजय को समझ नहीं आया कि वो बिल्ली अंदर घुसी तो घुसी कब। अब ट्रक में सामान फुली लोडेड था, इतना स्पेस भी नहीं था कि ऊपर चढ़कर देखा जा सके। तो अजय ने सामान को ठोका ताकि उसकी आवाज से डरकर बिल्ली बाहर आ जाए, पर बिल्ली फिर भी बाहर नहीं आई। फिर अजय ने क्या किया कि दरवाजा बंद कर दिया। उसने कहा, पड़ी रहने दो साली को, अंदर घुट के ही मर जाएगी। और जब वो दरवाजा बंद करके आगे अपनी सीट पर बैठने वाला था, तो उसने देखा कि काली बिल्ली उसकी सीट पर बैठी हुई थी। अजय चौंक गया। धीरज भी ट्रक में नहीं था।
अजय ने कहा, ये बिल्ली कहाँ से आई इधर? अभी तो पीछे से आवाज आ रही थी इसकी। अजय 2 मिनट सोचता रहा उसके बारे में। तभी धीरज आया, जो कि वॉशरूम गया था। उसने भी बिल्ली को देखा तो कहा, अरे ये यहाँ क्या कर रही है? आवाज तो पीछे से आ रही थी ना। अजय ने फिर उस बिल्ली को उसकी गर्दन से पकड़ा और बाहर फेंक दिया। बड़े गुस्से में था वो। फिर धीरज और अजय ट्रक में बैठ गए। अब ट्रक में बैठने के बाद जब अजय ने बाहर देखा तो बिल्ली बाहर थी ही नहीं। अजय ने सोचा कि कहीं भाग गई होगी। चलो अच्छा ही है, परेशान तो नहीं करेगी। लेकिन फिर जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसे ऐसा लगा जैसे कि उसके पैरों को कोई चाट रहा है। अजय ने आंखें खोली तो वो देखता है कि उसके पैर के पास बिल्ली थी। अजय उस समय इतना घबरा गया, उसके मन में यही सवाल चल रहा था कि ये बिल्ली ट्रक में फिर से कहां से आ गई, क्योंकि ट्रक का दरवाजा तो दोनों साइड से बंद था। अजय ने धीरज की ओर देखा, वो भी सो गया था। अजय ने फिर से उस बिल्ली को पकड़ा और वापस से ट्रक का दरवाजा खोलकर उसे नीचे उतारकर दरवाजा अच्छे से बंद कर दिया। अजय के पसीने छूट गए थे। उसने अपने गमछे से अपना मुंह पोंछा और पानी पिया, लेकिन पानी पीते पीते एकदम से उसकी सांस रुक गई, क्योंकि सामने के आईने में उसे काली बिल्ली की चमकती हुई आंखें दिखी। वो बिल्ली अजय के कंधे पर बैठी हुई थी और अजय को साफ साफ दिख रहा था कि वो मुस्कुरा रही थी। अब अजय एकदम से डर गया था और इससे पहले कि वो कुछ करता, अचानक से उस बिल्ली ने अजय की गर्दन को काट लिया। अजय जोर से चिल्लाया, जिसे सुनकर धीरज उठ गया। उसने देखा कि अजय अपनी गर्दन को पकड़कर चीख रहा था। अजय ने जैसे तैसे दरवाजा खोला और बाहर आया। वो अब भी अपनी गर्दन को पकड़े हुए था। धीरज भी बाहर आया और उसने पूछा, क्या हुआ अजय, तू चिल्ला क्यों रहा है? क्या हुआ तेरी गर्दन में? तो अजय ने दर्द में कराहते हुए कहा, अरे यार, इस बिल्ली से छुड़ा मुझे। ये सुनकर धीरज थोड़ा कंफ्यूज हो गया। वो बोला, कौन सी बिल्ली यार? अजय ने उसकी तरफ ऐसे ही देखा जैसे कि सामने भूत खड़ा हो। अब उसने अपने कंधे की तरफ देखा तो कंधे पर कुछ भी नहीं था। तो उसने धीरज से पूछा, उस बिल्ली ने मुझे काटा, देख जख्म बना होगा यार मेरी गर्दन पर। तो धीरज ने कहा, नहीं तो, यहाँ तो कुछ नहीं है, क्या हो गया है भाई तुझे? अजय एकदम भौचक्का रह गया। उसने अपने गले को छूकर देखा, पर गले पर कुछ भी महसूस नहीं हुआ, ना ही दर्द हो रहा था। उसने सोचा, क्या ये मेरा वहम था? लेकिन मैंने खुद देखा था कि वो बिल्ली मेरे कंधे पर बैठी थी और उसने मुझे काटा भी, और फिर मुझे दर्द भी हुआ। क्या हो रहा है ये? धीरज ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसने पूछा कि क्या तेरी तबीयत ठीक है? अजय को खुद नहीं समझ आ रहा था कि वो ठीक है भी या नहीं। पसीने से लथपथ वो अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो ठीक है और ये सब बस थकावट के कारण वहम हो रहा है। अब दोनों वापस ट्रक में बैठ गए। अजय ने फिर से ट्रक चालू करने की कोशिश की, क्योंकि उसे ना उस जगह पर कुछ बहुत ही नकारात्मक सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि शायद इस जगह में ही कुछ है, लेकिन वो धीरज को ये नहीं बताना चाहता था, ये सोचकर कि धीरज उसका मजाक उड़ाएगा। लेकिन ट्रक चालू हो ही नहीं रही थी। वहां रुकने के अलावा तो और कोई रास्ता भी नहीं था। फिर क्या हुआ कि अजय ने सोचा कि अब वो सोएगा ही नहीं, एक पल के लिए आंखें भी बंद नहीं करेगा वो। उसने यही किया। फिर धीरज सो गया आराम से और इधर अजय चुपचाप बैठे हुए इधर उधर देखने लगा। थोड़ी देर गुजरे। इस दौरान सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन उसके बाद असली खेल तो शुरू हुआ ये कि सबसे पहले तो अजय को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कि कोई औरत हंस रही हो। पर अजय ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसने सोच लिया था कि अब जो भी हो जाए वो कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि अब तक वो बहुत परेशान हो गया था। लेकिन जब हंसने की आवाज आने पर उसने कुछ भी नहीं किया, तो उसके बाद कोई ट्रक के ऊपर कूदने लगा। धम धम की आवाज से धीरज उठ गया और बोला कि ये छत पे कौन चढ़ गया। इस बार धीरज अकेले उतरा और पीछे जाकर ट्रक के ऊपर देखा उसने। इधर अजय को भी डर लग रहा था।
वो धीरज के आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन जब धीरज आया तो अजय ने देखा कि उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। वो डर के मारे थरथरा रहा था, कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके गले में आवाज जैसे कि अटक गई थी। अजय ने पूछा कि क्या हो गया, क्या देख लिया तूने? तो धीरज ने बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे टूटे फूटे शब्दों में कहा, भूत है भाई वहां पर। अजय की आंखें फटी की फटी रह गई। धीरज ने बोला, वो औरत नहीं है, वो भूत है। तो ये सुनकर अजय बोला कि क्या बकवास कर रहा है तू? भूत वूत कुछ नहीं होता है, चल मैं देखता हूं। अजय ने फौरन ट्रक के ऊपर देखा, पर अब वहां पर कोई भी नहीं था। अजय ने बोला, देख तुझे कोई वहम हुआ है। तो धीरज बोला, नहीं नहीं, मैंने सच में देखा, वो एक पैर वाली औरत थी। एक पैर पे वो ट्रक के ऊपर कूद रही थी, और ये वही औरत थी जिसने ट्रक का विंड शील्ड तोड़ा था। उसके बाल पूरे बिखरे हुए थे, काली साड़ी पहनी हुई थी उसने, लेकिन उसका एक पैर गायब था। वो अपनी साड़ी थोड़ा ऊपर उठाकर कूद रही थी। तो मुझे उसका एक पैर नजर आया और दूसरा पैर घुटनों से कटा हुआ था। तो अजय ने सोचा, तो क्या यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो उस औरत के कारण हो रहा है? क्या इस जगह पर सच में कोई भूत है? बहुत सारे सवाल आ रहे थे उसके दिमाग में। दोनों बहुत ही अजीब सी सिचुएशन में फंस गए थे, जहाँ क्या हकीकत है और क्या वहम, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिससे उन्हें रियलिटी समझ में आ गई। हुआ क्या कि जब दोनों सच और भ्रम को समझने की कोशिश कर रहे थे, तब अचानक उनका ट्रक अपने आप चालू हो गया और खुद ही धीरे धीरे आगे आगे बढ़ने लगा। ये देख के अजय और धीरज दोनों हैरान रह गए। वो ट्रक के पीछे जाने लगे, लेकिन तभी ट्रक पीपल के पेड़ से जा टकराया और उसकी हेडलाइट फ्लिकर करने लगी, और फिर ट्रक के आगे वाले हिस्से से धुआं निकलने लगा। फिर ट्रक वापस बंद पड़ गया। अजय ने फौरन अपना फोन निकाला अपने मालिक से बात करने के लिए और उन्हें बताने के लिए कि उनके साथ ये सब हो रहा है। पर जैसे ही उसने अपने मालिक को कॉल किया, वैसे ही अचानक उसे एक वॉइस मेल सुनाई दिया। जिस नंबर पर आप संपर्क करना चाहते हैं वो उपलब्ध ही नहीं है। इस वॉइस मेल को सुनते ही अजय के हाथ पैर कांपने लगे और उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों, ऐसा क्या था वॉइस मेल में? तो मैं बता दूं कि वो जो वॉइस मेल की आवाज थी वो बहुत ही भयानक थी, और वो आवाज जिसकी भी थी वो भयानक तरीके से हंसते हुए ये बात बोल रही थी। तो धीरज बोला, अब क्या करें भाई, ये सारा सामान छोड़कर यहाँ से जा भी नहीं सकते और यहाँ रह भी नहीं सकते। तो अजय ने कहा, हमें भागना ही होगा, क्योंकि जान है तो जहान है। इसके बाद दोनों वहां से भागने ही वाले थे कि तभी अजय की नज़र पीपल के पेड़ पर पड़ी, जिसमें उसने कुछ ऐसा देख लिया जिससे उसकी रूह कांप गई। उसने देखा कि एक औरत 2 हाथ और 1 पैर पर चलते हुए पेड़ से उतर रही थी, और वो भी उल्टा। उसका एक पैर सच में घुटने से कटा हुआ था और उसका सर जो था वो पीछे की तरफ मुड़ा हुआ था, और वो मुस्कुराकर अजय और धीरज को देख रही थी। वो पेड़ से नीचे जमीन पर उतरी और ट्रक के पीछे छुप गई। अब अजय और धीरज ट्रक की एक तरफ खड़े थे और वो औरत दूसरी तरफ। उसे देखने के बाद अब अजय और धीरज में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो अपनी जगह से हिल सके। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो औरत अभी ट्रक के दूसरी तरफ से निकलकर उनके सामने आएगी, लेकिन काफी देर तक वो आई ही नहीं। 5 मिनट गुजर गए, फिर 10 मिनट गुजर गए, लेकिन अब भी वो औरत नहीं आई और ना ही आसपास कोई हलचल हुई। तो अजय खुद छोटे छोटे कदम लेकर ट्रक की दूसरी तरफ जाने लगा। धीरज ने उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन अजय को देखना था कि वो औरत कहाँ गई। अजय ट्रक से वैसे काफी दूर था, तो उसने ट्रक के दूसरी तरफ झांक कर देखा। पहले तो उसे कोई भी नजर नहीं आया। वो ट्रक के दूसरी तरफ गया,
ट्रक के ऊपर भी चेक किया, पर वो औरत न जाने कहाँ गायब हो गई। वो फिर धीरज के पास आ ही रहा था कि तभी उसको ट्रक के नीचे से रोने की आवाज आने लगी और उसको सुनते ही अजय के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। डरते हुए वो अपने घुटनों के बल बैठा। वो ट्रक से काफी दूर था, लेकिन फिर भी जैसे ही उसने ट्रक के नीचे झांका, उसने देखा कि वही औरत ट्रक के नीचे लेटी हुई थी। पहले तो उसने देखा कि वो रो रही है, लेकिन जैसे ही उस औरत ने अजय को देखा, वैसे ही वो हंसने लगी और फिर एकदम से उसने अपने हाथ लंबे किए और अजय का मुंह नोच डाला उसने। अजय जोर से चीखा। उसे इतना समय ही नहीं मिला कि वो भाग पाए। ऊपर से उस औरत को देखने के बाद वो बिल्कुल शून्य के स्थिति में चला गया। धीरज ने उसे संभाला। अजय के मुंह पर खरोच के गहरे निशान बन गए थे और खून निकलने लगा था। धीरज को समझ नहीं आया कि अब वो करे तो करे क्या, किससे मदद ले। आसपास कोई अस्पताल भी नहीं था। फिर उसने पहले तो ट्रक से एक फर्स्ट एड किट निकाला जो हमेशा ट्रक में रहता था। उससे जो हो पाया उसने किया। अब इन सब चीज़ों में सुबह के 4 बज गए थे और ये समय था ढाबा खुलने का, क्योंकि सुबह के नाश्ते के लिए सारी तैयारी करते करते 7-8 बज ही जाते थे, तो ढाबा 4 बजे खोल लिया जाता था वहाँ। तो उसी वक्त ढाबे का मालिक जो था वो ढाबे के पास आया मोटरसाइकिल से। उसने जब अजय की हालत देखी तो दंग रह गया। उसने कहा, अरे क्या हुआ भैया, ये किसने किया? तो धीरज ने उसे सारी बात बताई कि रात को वो यहाँ रुके थे तो उनके साथ ऐसी ऐसी घटना हुई। अब उस ढाबे के मालिक ने कहा, अरे भाई, ये कोई जगह है क्या रात में ठहरने की? क्या जरूरत थी ऐसे सुनसान रास्ते में रुकने की, जहां आसपास मदद के लिए कोई है ही नहीं? आपको पता नहीं है क्या कि ये जो पीपल का पेड़ है ना, इसमें हुमजी रहती है। अब धीरज ने बोला कि ये हुमजी क्या है? तो उस ढाबे वाले ने बताया कि हुमजी एक प्रेत है, एक औरत की आत्मा जिसका एक पैर कटा हुआ होता है और वो इतनी खतरनाक होती है कि अपने आप को जानवर में भी बदल सकती है। उसका काम होता है रात के समय में लोगों को डराकर उनका शिकार करना। रात के समय में कोई भी इस जगह पर ठहरना तो क्या, इस जगह से गुजरना भी नहीं चाहता। आसपास के ट्रक ड्राइवर भी जानते हैं इस बात को, इसलिए रात में तो यहाँ से सफ़र करते ही नहीं है। मुझे तो लगता है कि आप लोगों को ये बात पता ही नहीं थी। तो धीरज ने कहा कि उन्हें इसका कोई अंदाजा ही नहीं था। अब धीरज ने उस ढाबे वाले से मदद मांगी, तो ढाबे वाले ने एक और आदमी को फौरन वहां बुलाया। वो आदमी अजय को अस्पताल ले गया, जो वहां से 12-13 किलोमीटर दूर था, और ढाबे वाले ने एक मैकेनिक को बुलाकर धीरज के साथ ट्रक को ठीक करवा दिया। उस दिन तो दोनों बाल बाल बच गए और साथ ही दोनों को ये सीख भी मिल गई कि रात के अंधेरे में यूं ही किसी सुनसान इलाके में ठहरना नहीं चाहिए, वरना क्या पता कब क्या हो जाए। सुबह के 9-10 बजे तक अजय अस्पताल से वापस ढाबे के पास आया। अब उसकी हालत पहले से ठीक थी, लेकिन वो ट्रक नहीं चला सकता था, तो धीरज ही ट्रक चलाने लगा। उस दिन रात के समय वो दोनों अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। वहां उन्होंने अपना सामान वगैरह अनलोड कराया और फिर उस रात को अपने उसी शहर में रुककर अगले दिन वहां से वापस यूपी जाने के लिए निकल गए। इस बार उन्होंने सोचा था कि उन्हें जल्द ही यूपी पहुंचना है, क्योंकि पिछली रात वाला हादसा याद करते ही उनके रोंगटे खड़े हो जा रहे थे। इसलिए वो रात होने से पहले सुनसान रास्ते से निकलना चाहते थे। इसलिए सुबह सुबह वो जल्दी निकल गए और फिर ट्रक भी खाली था पूरा, तो इस बार वो जल्दी ट्रक भी चला सकते थे। हुआ ये कि दोनों निकल गए यूपी के लिए। सुबह 8 बजे के करीब सिर्फ नाश्ता करने के लिए दोनों एक छोटे से होटल में रुके, और अब उन्होंने सोचा था कि सीधे अपने शहर जाकर ही रुकेंगे, बीच में कहीं पर भी नहीं रुकेंगे और फिर सफ़र जल्दी कट जाए। इसके लिए उन्होंने सोचा कि एक दूसरे से बात करते जाएंगे, इससे थकावट भी नहीं होगी, बोर भी नहीं होंगे और नींद भी नहीं आएगी। तो दोनों बातें करते हुए जा रहे थे। सफ़र काफ़ी लंबा था।
तकरीबन 13-14 घंटे का रास्ता तय करना था और दोनों के मन में सिर्फ ये बात थी कि बस रात होने से पहले वो भूतिया जगह क्रॉस कर ले। शाम के 4 बज ही गए थे, लेकिन वो भूतिया जगह क्रॉस नहीं हुई थी, इसलिए दोनों के दिल की धड़कन बड़ी तेज हो गई थी। धीरज ने फौरन हनुमान चालीसा लगा दिया और दोनों भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ने लगे। लेकिन तभी रास्ते में उन्हें एक साधु खड़े हुए दिखाई दिए, जो हाथ दिखाकर ट्रक रोकने की कोशिश कर रहे थे। तो धीरज ने अजय से पूछा, ट्रक रोकूं या नहीं? तो अजय ने कहा, रोक दे, क्या पता किसी मुसीबत में हो। तो उन्होंने ट्रक रोकी और साधु ने उनसे लिफ्ट मांगी। अजय ने सोचा कि लिफ्ट देने में क्या बुराई है, वैसे भी साधु हैं ये सोचकर उन्होंने साधु को भी ट्रक में बैठा लिया। अब साधु ने अजय की हालत देखी तो उन्होंने पूछा कि ये चोट कैसे लगी। अजय पहले तो हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने अपनी आप बीती सुनाई, जिसके बाद साधु ने कहा, बच्चे, वो जगह शमशान है, शमशान। जिस जगह पर वो ढाबा है वहाँ पहले शमशान हुआ करता था, और जिस हुमजी के बारे में तुम्हें उस ढाबे वाले ने बताया वो उसी शमशान में भटकती थी। जब ढाबा बना तो उसने उस पीपल के पेड़ को अपना वास बना लिया, लेकिन हाँ, रात के अंधेरे में ही उससे लोगों को खतरा होता है और रात में ऐसी घटनाएं आने जाने वाले लोगों के साथ घटती रहती है। खैर, तुमने अपनी ये आप बीती बताई तो मुझे भी एक किस्सा याद आ गया जो मेरे चाचा के साथ हुआ था। वो भी ट्रक ड्राइवर थे और ऐसे ही सुनसान इलाके में रात गुजारने के लिए ठहर गए थे, लेकिन उनके साथ और भी ट्रक ड्राइवर थे। अजय ने बोला कि क्या हुआ था उनके साथ, तो साधु ने उनके चाचा के साथ घटी उस खतरनाक घटना के बारे में बताया। तो दोस्तों, अभी के लिए सिर्फ यही पार्ट सुनिए। आपको ट्यूसडे को इसके आगे की कहानी मैं सुनाऊंगा, जो कि इससे भी ज़्यादा खतरनाक होगा। तो आपको ये वाला हिस्सा कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, हरे भरे पेड़ पौधों की घिरी हुई सड़क अपनी खूबसूरती से रास्ते में 4 चांद लगा देती है, लेकिन कभी कभी ऐसी तरह की चीज़ें इतनी ज़्यादा भयानक हो जाती हैं कि उनके ऊपर विश्वास कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैंने अपनी ज़िंदगी के लगभग 29 साल ड्राइविंग में बिताए हैं, लेकिन कभी भी पैरानॉर्मल चीज़ों पर विश्वास नहीं किया। लेकिन एक रात मेरी ज़िंदगी की काया पूरी तरह से पलट गई। शनिवार की उस रात मैंने मौत का तांडव देखा। कुछ ऐसी चीज़ों को अपने आसपास एहसास करके मेरी तो जान ही निकल गई थी। दोस्तों, मेरा नाम राजपाल सिंह है और मैं अपने विजय पाल के साथ ड्राइविंग का काम करता हूँ। ड्राइविंग में मैंने अपने बॉस के नीचे काम किया। हमारा ठेकेदार जो हमें काम बताता था, हमें वही काम करना पड़ता था। एक रात हमें पता चला कि हमें अर्जेंट गोवा में डिलीवरी करने के लिए निकलना है। उसकी एक वजह यह भी थी कि हम गोवा की तरफ कई बार सफ़र कर चुके थे और हमारे लिए ये काम थोड़ा आसान था, इसलिए शायद बॉस ने हमें ही चुना था। बॉस का भरोसेमंद आदमी होने की वजह से मैं उनको मना नहीं कर सका। हालांकि उस वक्त मेरी हालत कुछ ठीक नहीं थी। सर दर्द के साथ साथ मेरी कमर में भी काफ़ी दर्द हो रहा था, लेकिन इसके बावजूद मैं उन्हें मना नहीं कर पाया। ऐसे में मैंने सोचा कि थोड़ी देर मेरा ड्राइविंग का काम विजयपाल संभाल लेगा, क्योंकि उसे भी थोड़ी बहुत ट्रक ड्राइविंग करनी आती थी। रात के लगभग 10 बजे के आसपास मैं और मेरा खलासी हम ट्रक लेकर निकल पड़े, क्योंकि रात को ट्रैफिक ना के बराबर होता है। ऐसे में हमारे लिए रास्ता जल्दी जल्दी निकल जाता है। हमें अपनी ट्रक लेकर निकले हुए लगभग 2 से ढाई घंटे बीत चुके थे। हमारी ट्रक रफ्तार से भागती हुई आगे बढ़ रही थी, लेकिन 2 से ढाई घंटे तक लगातार ट्रक चलाने की वजह से अब हल्की हल्की थकावट ने मेरे शरीर पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया था, जिस वजह से ट्रक को चला पाना अब मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था। ऐसे में मैंने अपने खलासी विजय पाल की तरफ देखते हुए कहा, भाई, लगता है थोड़ी देर के लिए मुझे आराम करना होगा। ऐसे में तू एक काम कर, थोड़ी बहुत ट्रक तू चला ले,
उस वक्त विजयपाल को भी ट्रक चलाने का बड़ा शौक था, इसलिए मैंने जैसे ही विजयपाल को ट्रक चलाने का ऑफर दिया तो वो तुरंत ही तैयार हो गया और उसने कहा, अरे उस्ताद, अब चिंता मत करो, ट्रक चलाने का काम तो मैं बड़े आराम से कर लूँगा। बाद में मैं विजयपाल के बगल वाली सीट पर बैठकर आराम से सोने की कोशिश करने लगा और विजयपाल बहुत हल्की रफ्तार से ट्रक चला रहा था। उस टाइम मैंने विजयपाल को कुछ नहीं कहा क्योंकि वो एक नया ड्राइवर था। ऐसे में मैंने सोचा कि वो जिस तरह से ट्रक चला रहा था वैसे ही ठीक था। फिर न जाने कब मेरी आंख लग गई। फिर जब मेरी आंख खुली तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि ट्रक कहीं पर रुकी हुई हो और बाहर की ठंडी हवा मेरे जिस्म को छू रही हो। जैसे ही मैंने अपनी आंख खोलकर देखा तो पाया कि मेरे बगल वाले ड्राइविंग सीट के ऊपर विजयपाल नहीं था। विजयपाल को वहां पर ना पाकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैंने एक दो बार विजयपाल को आवाज़ लगाने की कोशिश भी की, लेकिन वो मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। पहले तो मुझे लगा कि हो सकता है वो फ्रेश होने के लिए बाहर गया हो, लेकिन आज से पहले ऐसा कभी नहीं किया था उसने। थोड़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद भी जब विजयपाल मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दिया तो उसके बाद मैंने अपने बगल का दरवाज़ा खोला और ट्रक से नीचे उतर गया। मैंने देखा कि ट्रक से नीचे का माहौल बड़ा ही शांत था। दोनों तरफ जंगल ही जंगल छाया हुआ था और हम इस वक्त एक पहाड़ी इलाके में थे। वैसे तो उस तरफ का रास्ता पूरा पहाड़ी इलाकों से घिरा रहता था, लेकिन अब हम जिस रास्ते में सफ़र कर रहे थे शायद उससे जंगल वाला घना रास्ता दूसरा नहीं था। मैंने एक बार फिर से अपने खलासी को आवाज़ लगाना शुरू कर दिया। मेरी आवाज़ वहाँ चारों तरफ गूंज रही थी, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। इतने में ही पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। उस हाथ को महसूस करके एक बार के लिए मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था, लेकिन उसके बाद मैंने जैसे ही पीछे की तरफ घूमते हुए देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने देखा कि ये मेरा खलासी ही था। अपने खलासी को अपने पीछे देखकर मैं थोड़ा हड़बड़ाते हुए बोला, अरे भाई, तू पागल है क्या? कितनी देर से मैं तुझे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तू कहीं नहीं मिला। इस पर मेरे खलासी ने बताया कि उसके पेट में बहुत तगड़ा प्रेशर बन गया था, जिसके चलते उसे जंगल की तरफ फ्रेश होने के लिए जाना पड़ा। उसकी बात सुनकर मुझे काफ़ी हद तक राहत की सांस मिल रही थी। उसके बाद मैंने अपने खलासी से कहा, चलो अब हमें जल्दी से निकलना है, जितना जल्दी हो सके डिलीवरी करना है। मेरी बात सुनकर मेरे खलासी ने भी गर्दन हिलाई और उसके बाद हम दोनों वापस से ट्रक के अंदर आकर बैठ गए। अब तक मेरा कलेजा अपनी नॉर्मल रफ्तार में आ चुका था। धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि असली दहशत की शुरुआत तो यहाँ से होने वाली है। हम दोनों ट्रक के अंदर बैठ चुके थे। अभी भी नींद के झटकों ने मुझे परेशान किया हुआ था, इसलिए मैंने अपने खलासी से कहा, भाई एक काम कर, आज की रात तू ही ट्रक को ड्राइव करता रहे, थोड़ी देर के बाद मैं ट्रक चलाना शुरू कर दूंगा। मेरी बात सुनकर मेरे खलासी ने फिर से धीरे से ट्रक को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। मैं उसके बगल वाली सीट पर जाकर थोड़ा आराम कर रहा था। मेरा सर भी थोड़ा भारी भारी हो रहा था, इसलिए मैंने अपने सर को सीट के ऊपर रखा और फिर से अपनी आंख बंद करके सोने लगा। लगभग 2 से 3 मिनट बीतने के बाद अचानक ट्रक ने एक बहुत जोर का झटका खाया। ये झटका इतना जोर का था कि मेरा सर सीट से होता हुआ डिवाइडर से टकरा गया। एक बार के लिए मुझे अपने खलासी पर बहुत जोर का गुस्सा आया, लेकिन जब मैंने उसका चेहरा देखा तो वो पसीने से लथपथ हो गया था। उसको इस तरह डरा हुआ देखकर मैं समझ नहीं पा रहा था कि अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ है, इसलिए उसने अपने हाथ से इशारा किया और मुझे सामने की तरफ देखने को कहा। उसके इशारे के मुताबिक जैसे ही मैंने सामने की तरफ देखा तो मैंने पाया कि मुझे अपने सामने सिर्फ और सिर्फ खाली पड़ी सड़क ही नजर आ रही थी। इसलिए मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अरे भाई, तेरा दिमाग ठीक तो है ना? लगता है आज तूने चुपके चुपके 2-3 पैग एक्स्ट्रा लगा लिया है, इसलिए तुझे सड़क के ऊपर भूत प्रेत नजर आ रहे हैं। तू एक काम कर, ड्राइविंग का सिलसिला छोड़ और मेरे बगल में आकर बैठ जा, वरना आज रात तू मुझे मरवा ही देगा। इतना कहने के बाद मैंने अपने खलासी को बगल वाले सीट पर बैठा दिया और मैं ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। अभी भी मेरे खलासी के मुंह से
कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो इतनी बुरी तरह से डरा हुआ था जैसे उसने कोई बहुत भयानक दृश्य देख लिया हो। उसके बाद मैंने ट्रक का गियर डाला और धीरे धीरे ट्रक को आगे बढ़ाने लगा। ताज्जुब की बात तो ये हो रही थी कि जिस तरह से मेरा खलासी ट्रक चलाने से डर रहा था, मुझे उस तरह से एक भी बार डर नहीं लगा और मैंने बहुत ही हल्की हल्की रफ्तार से ट्रक को आगे बढ़ाना जारी रखा। सब कुछ एकदम सही चल रहा था। इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसके ऊपर एक नॉर्मल इंसान का विश्वास कर पाना शायद नामुमकिन हो। मेरे खलासी ने एकदम से कहा, अरे उस्ताद जी, ट्रक को आराम से चलाना। ट्रक के नीचे की तरफ कोई आदमी दबा हुआ है। उसकी बात सुनकर मेरी बेचैनी एकदम से बढ़ गई, क्योंकि हो सकता था कि उसने किसी को टक्कर मारी हो और वो ट्रक के नीचे वाले हिस्से में फंस गया हो। उसके बाद मैंने अपने खलासी की तरफ देखते हुए कहा, अब तूने किसको ठोक दिया यार? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए मैंने ट्रक को साइड में रोका और जल्दी से नीचे उतर गया। मेरे साथ साथ मेरा खलासी भी नीचे उतर गया था, लेकिन उसका डर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जैसे ही हमने टॉर्च लेकर ट्रक के नीचे की तरफ देखने की कोशिश की तो हमें वहां कोई भी नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में अब मेरी बेचैनी और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि अगर हमने किसी को टक्कर मारी थी तो फिर हमारा फंसना भी कंफर्म था, क्योंकि इस तरह की सड़कों पर काफ़ी जगह सीसीटीवी कैमरा लगे हुए होते हैं। उसके बाद मैंने अपने खलासी से बड़े ही धैर्य के साथ पूछना शुरू किया कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। तब जाकर उसने धीरे धीरे मुझे बताया कि जब वो ट्रक ड्राइव कर रहा था तो उस सपाट पड़ी सड़क के बीचों बीच एक औरत नजर आई। जैसे ही उसने उस औरत को देखा तो वो उसे देखकर बुरी तरह से डर गया, क्योंकि उस औरत के पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। उसके डरने के लिए इतना काफी था। इससे पहले कि वो ट्रक को काबू कर पाता, ट्रक उस महिला को टक्कर मारकर आगे निकल चुकी थी। जैसे ही उसने मुझे बताया कि उस महिला के पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे, तो फिर मैं समझ गया कि इसने जरूर कुछ एक्स्ट्रा पैग लगाया है, जिसकी वजह से इसका दिमाग ठिकाने में नहीं है। इसलिए मैंने उससे कहा, भाई तू एक काम कर, तो इस बगल वाली सीट पर बैठा रह और चुपचाप बैठकर आराम कर। मुझे लगता है तूने सच में ज़्यादा ही पी रखी है। अभी मेरी बात ख़त्म ही हुई थी कि एक बार फिर से मुझे ऐसा लगा जैसे कि किसी के घुंघरू की आवाज़ आ रही हो। उस आवाज़ ने वहाँ की खामोशी को तोड़ दिया। एक बार के लिए मैं और मेरा खलासी, हम दोनों बुरी तरह से हैरान थे। हमने अपने इधर उधर देखने की कोशिश की, लेकिन कोई नज़र नहीं आ रहा था। उसके बाद मेरे खलासी ने एकदम से कहा, अरे उस्ताद जी, मुझे पता चला है कि यहाँ पर जिन्न का इलाका है, यहाँ पर भयानक जिन्न रहते हैं। मेरे खलासी की इन बेतुकी की बातों को सुनकर मैंने उसे कहा, अरे भाई क्यों फालतू की बातें कर रहा है? तूने पी रखी है तो क्या तू मुझे पागल समझ रहा है? इन चीज़ों पर विश्वास करना तुम्हें बेवकूफ़ बनाता है। समझ में आई बात? इतना कहकर मैं हंसने लगा और फिर मैंने उसे कहा, हो सकता है चलती हुई ट्रक के पीछे वाली हिस्से में कोई औरत चढ़ गई हो, क्योंकि पहले भी मेरे साथ एक दो बार ऐसा हो चुका था कि कई महिलाएं मजबूरी के चलते ट्रक के पीछे वाले हिस्से में बैठ जाती थी। मैंने पीछे की तरफ लगे हुए कांच में देखना शुरू कर दिया, लेकिन पीछे ट्रक के अंदर सामान लदा हुआ था और उसके अलावा मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी सी देर के बाद उस आवाज़ का आना एकदम से बंद हो गया। ये सब इतना जल्दी हो रहा था कि कोई भी इनका एहसास करके हैरान हो जाए। तो मेरे खलासी ने कहा, अरे उस्ताद जी, हमें लगता है हमें ऐसे ही कोई आवाज़ सुनाई दी है। उसकी बात सुनकर मैंने फिर से इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया और चुपचाप अपने सफ़र को अंजाम देने लगा। ट्रक की रफ्तार अब फिर से बढ़ने लगी थी और उसके साथ ही मेरी एक्साइटमेंट भी बढ़ रही थी, क्योंकि हम शिमला के कुछ खूबसूरत जगहों में प्रवेश कर चुके थे। इधर मेरे खलासी का डर लगातार बढ़ रहा था। अब मेरी नींद भी मानो कोसों दूर हो चुकी थी और अब मेरी आंखों में शिमला के उस खूबसूरती के दृश्य थे जिसे देखकर हर कोई उस तरफ मंत्रमुग्ध हो जाए। तभी मेरे खलासी ने चिल्लाते हुए कहा, अरे उस्ताद जी, देखो सड़क के बीच में कोई है। उसके कहे मुताबिक मैंने फिर से जब सामने की तरफ देखने की कोशिश की तो उसके बाद तो मेरी आंखें मानो फटी की फटी रह गई। मैंने देखा कि सच में सड़क के बीच में कोई औरत नजर आ रही थी। पहले तो मैं उसे एक पल देखता ही रह गया। दूसरे ही पल मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपने ट्रक की रफ्तार को कम ही नहीं किया था
हालांकि मेरा पाँव अभी भी ब्रेक के ऊपर रखा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी ट्रक रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था कि ट्रक खुद ही उस औरत को कुचलना चाहती है। लेकिन ना ही तो उस वक्त ट्रक मेरे काबू में था और ना ही ट्रक को ब्रेक लगाने से रोका जा सकता था। दोस्तों, आप ऐसा समझ सकते हैं कि उस वक्त ट्रक से मेरा कंट्रोल पूरी तरह से खराब हो गया था और उसके बाद ट्रक उस महिला के एकदम करीब चली गई। बाद में क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, क्योंकि कुछ सेकंड के लिए मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। मेरी आंखों के सामने छाए हुए उस अंधेरे की वजह से सामने की तरफ देख पाना भी मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया। किसी तरह से मैंने ट्रक को काबू में करने की कोशिश तो की, लेकिन तब तक ट्रक उस महिला को कुचलकर आगे बढ़ चुकी थी। मुझे एक जोर का धमाका सुनाई दिया। इधर मेरे खलासी की हालत भी बद से बदतर हो चुकी थी। हालांकि वो इस स्थिति का सामना पहले ही कर चुका था, तो ऐसे में वो ज़्यादा हैरान नहीं था, लेकिन मेरी तो हवा टाइट हो गई थी। उसके बाद मैंने जैसे ही अपनी आंखें खोलकर देखने की कोशिश की, तो अब मुझे सामने की तरफ सिर्फ और सिर्फ सुनसान पड़ी सपाट सी सड़क नजर आ रही थी। आजू बाजू में लंबी लंबी स्ट्रीट लाइट लगी हुई थी जो पहाड़ी इलाकों से घिरी हुई थी। ये एक ऐसा इलाका था जहां से हमारी ट्रक के अलावा दूसरा कोई साधन नहीं गुजर रहा था। धीरे धीरे मौसम में भी बदलाव आ रहा था। थोड़ी देर पहले जो मौसम हमें एकदम साफ दिख रहा था, अब वो बादलों से भर गया था। काले काले बादल बड़ी जल्दी आसमान को घेरने में लगे थे। इधर मेरा खलासी और ज़्यादा घबरा रहा था। तभी मेरे खलासी ने एकदम से कहा, अरे उस्ताद, आप जिस महिला को एक सामान्य औरत समझ रहे हैं, वो कोई सामान्य महिला नहीं, बल्कि हैवानियत की दुनिया की एक जिन्न है, जिससे सामना करना हमारे बस में नहीं है। मेरे खलासी की बात सुनकर मैं उसकी तरफ देखते हुए बोला, तो क्या करें यार अब हम? मेरे सवाल का मेरे खलासी के पास कोई भी जवाब नहीं था। तो मैंने कहा, यार हम यहाँ से ट्रक को निकालने के अलावा और कर भी क्या सकते थे? मैं एक बात अच्छी तरह से जानता था कि अगर मैंने यहाँ से अपने ट्रक को दोबारा उसी रफ्तार से चलाया तो मुझे बिल्कुल उसी तरह के दृश्य नजर आने वाले हैं जो मैंने अभी अभी देखे हैं। ऐसे में मैंने अपने खलासी की तरफ देखते हुए कहा, तुझे क्या लगता है भाई, हमें क्या करना चाहिए? मेरी बात सुनकर एक बार के लिए वो भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसके बाद उसने कुछ सोचते हुए कहा, मुझे लगता है आज रात के लिए हमें ट्रक को ड्राइव नहीं करना चाहिए और इसी इलाके में रुकना चाहिए। उसकी बात सुनकर मैं तिलमिला उठा और उसके ऊपर भड़कते हुए बोला, अरे पागल है क्या भाई? तूने खुद ही अभी अभी बोला कि ये इलाका भूतों का है, यहाँ पर नकारात्मक शक्तियाँ वास करती है, और अब तू खुद ही बोल रहा है कि हमें इसी इलाके में रहना चाहिए। मेरी बात सुनकर मेरा खलासी मेरी तरफ देखते हुए बोला, लेकिन उस्ताद जी, अभी अभी हमने क्या देखा कि जब हम ट्रक ड्राइव करते हैं तभी वो महिला हमारे सामने नजर आती है। जैसे ही हमारी ट्रक रुक जाती है तो वो अचानक से गायब हो जाती है। मेरे खलासी की बात सुनकर मैं उसकी तरफ देखते हुए कहा, लेकिन ये इलाका भी तो सही नहीं है, हमें किसी भी हालत में इस जगह को पार करना होगा। मुझे पता है यहाँ से कुछ दूर आगे जाने के बाद हमें एक बहुत बड़ा ढाबा नजर आएगा। अगर हम किसी भी तरह से उस ढाबे तक पहुँच जाते हैं तो उसके बाद हमारे ऊपर से ये खतरा टल जाएगा। मेरी बात सुनकर मेरा खलासी थोड़ा शांत हो गया। फिर मैंने ट्रक स्टार्ट की और ट्रक को फिर से चलाना शुरू कर दिया। मुझे एक बात अभी भी समझ में नहीं आ रही थी कि वो भयानक शक्ति हमारे पीछे क्यों पड़ी थी, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ था कि मैं इस जगह से सफ़र कर रहा हूँ। मैंने पहले भी रात में कई बार यहाँ पर सफ़र तय किया है, लेकिन आज से पहले कभी भी इस तरह की नकारात्मक शक्तियों का एहसास नहीं किया। मैं एक बात जानना चाहता था कि आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिसके कारण ये नकारात्मक शक्ति हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ी हुई थी। खैर, धीरे धीरे मैंने ट्रक को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। मेरे दिमाग में अभी भी यही चीज़ चल रही थी कि आखिर वो हमारे पीछे क्यों पड़ी है। तभी मैंने अपने खलासी से कहा, अच्छा भाई, तुम एक बात बताओ, जब तुम नीचे उतरे थे तब तुमने किसी भूत जैसी चीज़ का एहसास किया था या फिर नहीं? इस पर मेरे खलासी ने बताया कि जब वो फ्रेश होने के लिए नीचे उतरा था तो उस घने जंगल में किसी भी ऐसी चीज़ का एहसास नहीं हुआ उसे, लेकिन वहाँ एक बोर्ड जरूर लगा हुआ था जिसके ऊपर पुराने अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था। वो उसे ठीक से पढ़ नहीं पाया था। उसके बाद मैंने उसकी बातों का नज़रअंदाज किया और फिर एक लंबी सांस लेते हुए
ट्रक की रफ्तार को और ज़्यादा बढ़ा दिया। मेरे दिमाग में अभी भी काफ़ी सारे सवाल थे, लेकिन उनका जवाब देने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं था। इससे पहले कि मैं उस ट्रक को रफ्तार से निकाल कर उस ढाबे तक ले जाता, फिर एक बार मुझे सड़क के बीचों बीच एक औरत नजर आने लगी। इस बार नज़ारा पूरी तरह से अलग था। इस बार उस औरत की कद काठी मेरे ट्रक से बहुत ज़्यादा बड़ी थी। जैसे ही मैंने उस विशाल सी महिला को सड़क के बीचों बीच में खड़ा हुआ देखा तो मेरे पैर थरथरा उठे, मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। किसी तरह से मैंने ट्रक को काबू में किया और उस महिला के पास आने से पहले ही ट्रक मेरे कंट्रोल में आ गई। बाद में मैं शीशे से झांकते हुए उस महिला को देखने लगा। मैंने देखा कि उस महिला का शरीर वास्तव में अब तक बहुत भयानक लगने लगा था। इधर मेरा खलासी तो पूरी तरह से डर कर कोने में चिपक कर बैठ गया था। मैं भी उसके इस हालत को देखकर काफी बुरी तरह से डरा हुआ था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अब इसको टक्कर मारना ही मेरे लिए सही रहेगा, क्योंकि अगर मैं इसको टक्कर नहीं मारता तो शायद बदले में हम दोनों मौत के घाट उतर जाते। इसलिए मैंने फिर से अपने ट्रक को स्टार्ट किया और उसे टक्कर मारने के लिए ट्रक को आगे बढ़ाने लगा। इधर मेरे खलासी ने कहा, अरे उस्ताद जी, ऐसा मत करो, वरना आगे जो हमारे साथ होगा उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। मेरे खलासी के इस बात को सुनकर मैंने उसे कहा, भाई तू चुप बैठ, तेरी वजह से पहले भी मुझे बहुत कुछ झेलना पड़ गया है। अब मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ और कुछ ज़्यादा गड़बड़ हो। इतना कहने के बाद मैंने ट्रक की रफ्तार को बढ़ाना शुरू कर दिया और उस महिला के एकदम करीब चला गया। जैसे ही मेरी ट्रक उस महिला के एकदम पास पहुंची तो भी उस महिला की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया था। वो अभी भी वहीं पर खड़ी थी। अब मेरी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं ट्रक उसके ऊपर चढ़ा दूं। इसलिए एक बार मैं अपने खलासी की तरफ देखता हूं तो दूसरी तरफ उस महिला की तरफ। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो मेरी सोच से परे था। मैंने देखा कि अचानक उस स्त्री का घूंघट उसके चेहरे से उतरने लगा और उसके बाद जब मैंने उसका चेहरा देखा तो सच में मेरा पूरा बदन पसीने से लथपथ हो गया। मैंने देखा कि उस महिला का पूरा चेहरा एकदम नीला था और वो बहुत डरावना लग रहा था। उसके बदन के ऊपर घाव बने हुए थे। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे बुरी तरह से मारा हो। उसके शरीर के ऊपर से मक्खियां भिनभिना रही थी। उसके उस भयानक अंदाज को देखकर ही मेरी तो हवा निकल गई। इधर मेरा खलासी भी पूरी तरह से घबराया हुआ था। हम दोनों ही एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। तभी मेरे खलासी ने कहा, अरे उस्ताद जी, देख क्या रहे हो? इसके ऊपर से ट्रक को निकाल दो, वरना ये हम दोनों की यहीं पर कब्र खोद देगी। उसकी बात सुनकर मैंने किसी तरह से ट्रक को स्टार्ट किया और फिर से आगे बढ़ने लगा। इस बार मैंने जैसे ही उस महिला को टक्कर मारने की कोशिश की तो मुझे एहसास हुआ कि ट्रक उसके आर पार हो गई थी। वहां से थोड़ी ही दूर आगे जाने के बाद हमारी ट्रक ने भी हमारा साथ छोड़ दिया। जितना सामान ट्रक के अंदर लदा हुआ था, हमें उससे ज़्यादा टेंशन अपनी जान की थी, क्योंकि अब थोड़ी सी दूर आगे जाकर ट्रक बंद हो चुकी थी। और ऐसे मामलों में अक्सर ऐसा ही होता है, जब सब कुछ हमारे विपरीत हो तब हमारा साधन भी हमारा साथ छोड़ देता है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ट्रक एक दो बार झटका खाने के बाद एकदम से बंद हो गई। मैं समझ गया था कि मुसीबतों का पहाड़ अब हमारे सर के ऊपर पूरी तरह से हावी हो चुका है और हमारे लिए यहाँ से बचकर निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। एक बार मैं अपने खलासी की तरफ देखता तो दूसरी बार अपने ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश करता, लेकिन मेरी कोशिश नाकाम रहती। फिर जब मैंने अपने आसपास उस महिला को देखने की कोशिश की तो मुझे ट्रक के कांच के अंदर भी वो महिला नजर नहीं आ रही थी। ये हमारे लिए एक सुकून की बात थी, लेकिन अंदर ही अंदर एक चीज अभी भी सता रही थी कि हम उसी एरिया में थे जहां पर भूत प्रेत की ताकत सर चढ़कर बोलती थी और हमारे साथ कभी भी कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी जन्म ले सकती थी। मैं अभी भी एक बात जानना चाहता था कि आखिर ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी हमारा पीछा क्यों कर रही है। हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है जिसकी वजह से कोई भी काली शक्ति हमारे पीछे इस कदर पड़ जाए। मैंने इसके बारे में अपने खलासी से भी जानने की कोशिश की, लेकिन उसकी तरफ से भी कोई जवाब नहीं आया। वो भी इस चीज से अनजान था कि हमने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी इस कदर हमारे पीछे पड़ी हो। हम दोनों के लिए अब सारे दरवाजे तो बंद हो चुके थे। ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश करते तो ट्रक भी स्टार्ट नहीं होती
और जब सामने देखते तो कोई नजर नहीं आता। अब हमारे पास एक अंतिम रास्ता था, वो था कि हम यहाँ से किसी तरह से निकल जाए और किसी तरह से उस ढाबे तक पहुँच जाए जिसके बारे में हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। मैंने यही बात अपने खलासी को बताई तो उसने भी फैसला किया कि अब हमें पैदल ही वहाँ तक जाना होगा। हम दोनों ने दरवाज़ा खोला और पहले तो ट्रक को पूरी तरह से लॉक कर दिया और उसके बाद हम दोनों वहाँ से निकल पड़े। हालांकि पैदल चलना खतरे से खाली तो नहीं था, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए हमें ऐसा करना ही पड़ा। हम उस भयानक रास्ते को पैदल पैदल कदमों से नापते जा रहे थे। हमारे दिल की धड़कन तेज हो रही थी, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी और लगातार रास्ते पर चलते रहे। कुछ दूर आगे जाने के बाद पता नहीं क्यों, लेकिन हमें ऐसा लगने लगा कि हम दोनों के साथ साथ कोई तीसरा भी है जो हमें फॉलो कर रहा है। हमने इधर उधर देखने की कोशिश की, लेकिन हमें कोई नज़र नहीं आया। फिर थोड़ी दूर आगे जाने के बाद बीच सड़क के ऊपर हमें एक पल्लू नजर आया। शायद वो किसी महिला का पल्लू था, और जब हम उसके करीब गए तो उसके बाद का नज़ारा हमें अंदर से हिला देने वाला था। हमने देखा कि वहाँ पर पूरा पल्लू खून से भरा हुआ था और उस पल्लू से थोड़ा ही आगे एक महिला बैठी हुई थी। उसने अपने बालों से अपना पूरा चेहरा ढका हुआ था, जिससे वो और ज़्यादा भयानक लग रही थी। मैं उसे एक बार के लिए देखता ही रहा। एक बात तो मैं अच्छी तरह से समझ गया था कि इतनी रात को कोई नॉर्मल महिला सड़क के ऊपर नहीं बैठ सकती। कहीं ना कहीं ये वही महिला थी जिसको मैंने थोड़ी देर पहले ट्रक के सामने खड़ा देखा था। हम दोनों वहाँ से पीछे भाग तो सकते थे, लेकिन अगर हम ऐसा करते तो शायद पीछे हमारे लिए और भी ज़्यादा बड़ा खतरा हो सकता था। ऐसे में हमारे पास अब एक ही रास्ता बचा था कि हम किसी भी तरह से उस महिला को पार करके वहाँ से आगे निकले और ढाबे तक पहुँच जाए। वैसे तो मैं 1-1.5 साल पहले यहाँ पर आया था, लेकिन मैं पहले जितनी भी बार यहाँ पर आता तो मुझे अक्सर वो ढाबा देखने को मिलता। ऐसे में मैं इस बात के लिए पक्का था कि वो ढाबा मुझे वहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा। अब मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती उस महिला को पार करने की थी, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई और उसके बाद अपने खलासी को कहा, देख भाई, अब हमें किसी तरह से इस महिला के बगल से निकलना है। इससे पहले कि हम अपने कदम आगे बढ़ा पाते हमें पीछे से आवाज़ आई, जितनी कोशिश करनी है कर लो, लेकिन तुम दोनों को ये सही सलामत नहीं छोड़ेगी। ये सुनते ही हम दोनों एकदम से पीछे पलट गए। हमें अपने पीछे की तरफ एक फटे पुराने कपड़े पहने हुए एक आदमी नजर आ रहा था। उस आदमी का हुलिया देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद वो आदमी कोई भिखारी था, और उस आदमी को देखते ही मैंने उससे कहा, लेकिन तुम कौन हो और इतनी रात को इस सड़क पर क्या कर रहे हो? मेरी बात सुनकर वो एक बार के लिए मेरी तरफ देखते हुए बोला, भाई साहब, मैं तो यहीं पर रहता हूँ, लेकिन आप लोग नए नए हैं और आपने यहाँ पर आकर जो किया है उसका दंड तो आपको भुगतना पड़ेगा। मैं अभी भी इस चीज़ से अनजान था कि हमने क्या किया था। फिर मैंने उस आदमी से पूछते हुए कहा, लेकिन हमने ऐसी कौन सी हरकत की है जिसकी वजह से ये जिन्न हमारे पीछे इस कदर गुस्सा हो गई है? तो उस आदमी ने कहा, वो तो तुम अपने इस खलासी से पूछो किसने क्या किया है। उसके बाद मैं अपने खलासी की तरफ देखने लगा। जैसे ही मैंने अपने खलासी की आंखों में आंखें मिलाई तो उसने एकदम से कहा, उस्ताद जी, मैं तो सिर्फ फ्रेश होने के लिए गया था। फिर उसके बाद उसने थोड़ा सोचा और फिर उसने बताया कि जिस जगह पर वो फ्रेश हो रहा था वहाँ पर एक छोटा सा पत्थर था और उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था। यह सुनते ही सारा मामला मुझे अच्छी तरह से समझ में आ गया कि आखिर हुआ क्या था। उसके बाद मैंने उस आदमी से कहा, लेकिन भाई साहब, अब हम क्या कर सकते हैं? तब उस आदमी ने हमें प्यार से समझाते हुए कहा, तुम लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम लोग उस पत्थर के पास जाओ और वहाँ पर पानी से धोकर वहाँ की जगह को फिर से शुद्ध कर दो, और अगर तुम अपनी गलती को मान लेते हो तो शायद ये अन्य जाति का जिन्न शांत हो जाए। मुझे उस आदमी की काफ़ी बातें समझ में नहीं आ रही थी। एक तो मैं ये समझ पाने में नाकाम था कि आखिर इस आदमी को इतना सब कुछ कैसे मालूम है, और फिर उसके बाद मैंने उस आदमी से पूछने की कोशिश भी की, लेकिन उसने हमारी बातों को नकार दिया। हमने वहीं से करवट बदली और फिर ट्रक के अंदर पड़ी एक पानी की बोतल को उठाकर वापस से निकल पड़े। हालांकि वहां से गुजरते हुए हमें वहां बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन हम और कर भी क्या सकते थे। वो कहते हैं ना कि मरता क्या नहीं करता। डर की वजह से मेरे तो पैर कांप रहे थे, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई और फिर किसी तरह से अपने खलासी के साथ
ठीक उसी जगह पर पहुंच गया जहां पर वो फ्रेश होने के लिए गया था। मुझे अपने खलासी पर इस वक्त इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं उसे जोर से मार देता, लेकिन परिस्थिति ही कुछ ऐसी थी कि मैं उसे कुछ कह पाने में भी नाकाम था। कुछ देर बाद हम लोग ठीक उसी जगह पर पहुंचे और उस पत्थर के पास जाकर वहां की जगह साफ करने लगे। लगभग आधे से 1 घंटे बीतने के बाद हम दोनों ने घुटने पर बैठकर माफ़ी भी मांगी, और शायद ऐसे चीज़ का वो अंजाम था कि हम वहाँ से वापस निकलते समय बिल्कुल भी नहीं घबरा रहे थे। मानो हमारा शरीर बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था। हमें एक पल के लिए भी डर नहीं लगा। इधर मेरे खलासी के अंदर भी फिर से जान आ गई थी। हम दोनों बहुत ही आराम के साथ ट्रक के पास पहुंच गए और वहां से ट्रक लेकर जाते ही हमारे साथ कोई भी दुर्घटना नहीं हुई। सफ़र करते हुए मैं उस आदमी के बारे में सोच रहा था जिसने हमें ये सब बताया था। जब हम सब लोग वहां वापस पहुंचे तो वो आदमी हमें कहीं भी नजर नहीं आया था। इधर मेरे खलासी के मन में भी शायद वही सवाल चल रहा था। ऐसे में मैंने अपने खलासी से पूछा, अरे भाई, तुझे क्या लगता है वो आदमी कौन होगा जो हमें अब दिखाई नहीं दे रहा? इस पर मेरे खलासी ने कहा, पता नहीं उस्ताद जी, लेकिन वो जो भी था हमारे लिए एक अजूबा था जिसने हमारी जान बचाई। मुझे अपने खलासी की बात ठीक लगी। उसके बाद हम वहाँ से निकल गए। उसके बाद जब हमने इस घटना के बारे में बाकी और लोगों को बताया तो उन्होंने हमें उस आदमी का इतिहास बताया। दोस्तों, अगर आप भी उस आदमी का इतिहास जानना चाहते हैं तो मैं आपको फिर कभी दूसरी वीडियो में इसके बारे में ज़रूर बताऊंगा। तब तक के लिए इतना ही।